Hello everyone, in today's video we are going to discuss the previous year questions from NEET PG 2020 to 2024 on the topic squint, neuro and some miscellaneous ones. अब इन सब पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ये सभी इजी होते हैं ऑलमोस्ट, एक आध को छोड़ के, लेकिन आपको क्या होता है सभी टफ लगते हैं. वाई? क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको. तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं और साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट्स भी बनाएंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायग्नोसिस इफ अ पेशेंट कैन ओनली सी 3 ग्रीन डॉट्स. ओके, 3 ग्रीन डॉट्स उसको दिख रहे हैं ऑन द वर्ड 4 डॉट टेस्ट. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब वर्ड 4 डॉट टेस्ट पता होगा. तो क्या है, सीखते हैं ऑप्शंस को जानने से पहले ही. देखो, वर्ड 4 डॉट टेस्ट क्या बताता है, स्ट्रैबिस्मस जिसमें होता है स्ट्रैबिस्मिक पेशेंट होता है, डेविएटेड आई होती है, उसमें एनॉमलस करेस्पॉन्डेंस है कि नहीं, एनॉमलस रेटिनल करेस्पॉन्डेंस है कि नहीं, या फिर सप्रेशन है कि नहीं. ठीक है, अब ये क्या चीज़ है एनॉमलस रेटिनल करेस्पॉन्डेंस. देखो होता क्या है, हमारे जो दोनों आईज है ना वो स्ट्रेट हैं. अब इसमें क्या होता है, दोनों का फोविया जो होता है वो एक पर्टिकुलर विजुअल डायरेक्शन में है ना. तो इसी तरीके से जितने भी हमारे रेटिना में पॉइंट्स हैं सबका एक कॉमन विजुअल डायरेक्शन होता है. इधर करोगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, आपको डिप्लोपिया नहीं हो रहा होता है. लेकिन डेविएटेड आई होती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी राइट आई डेविएट हो गई, ईजो में चली गई, तो क्या हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट की इमेज जो होती है एक तो फोविया पे पड़ रही है और दूसरी क्या होती है, दूसरे कहीं पे पड़ रही होती है, यानी कि फोविया पे नहीं जा रही होती है, अलाइनमेंट चेंज हो गया है ना. इससे डिप्लोपिया, कंफ्यूजन, ये सब शुरू हो जाता है. सॉरी. तो अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, राइट आई इजोट्रोपिया में चली गई है. तो यहाँ पे देखो जो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो फोविया पे नहीं जाके कहाँ जा रही है, दूसरे किसी पॉइंट में जा रही है. जो नॉर्मल आपकी सीधी आंख है उसमें देखो, जो स्ट्रेट आई है उसमें फोविया पे पड़ रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दूसरे पॉइंट पे बन रही है. तो ब्रेन क्या करेगा, अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग रहेगा और कांस्टेंट स्क्विंट रहेगा, तो इस पॉइंट को जो कि नॉन करेस्पॉन्डिंग पॉइंट है टू द फोविया, इसको बदल देगा सूडोफोविया में, है ना, उसको उससे करेस्पॉन्ड कर देगा. तो ये जो नॉन करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का सेम विजुअल डायरेक्शन हो जाना, इसको बोलते हैं एनॉमलस रेटिनल करेस्पॉन्डेंस. ठीक है, ये स्क्विंट के पेशेंट्स में मिल रहे होते हैं. यही हम वर्ड 4 डॉट टेस्ट से चेक कर सकते हैं. ठीक है, कैसे अभी बताती हूँ. और इसके साथ ही जो सप्रेशन क्या होता है, जैसे ब्रेन का अडाप्टेशन होता है सप्रेशन, वो क्या करेगा, अगर जैसे मान लो डेविएटेड आई है तो उससे जो इमेज बन रही होती है तो उसकी वजह से डिप्लोपिया हो रहा है, तो क्या करेगा, जो डेविएटेड आई है ना उसकी इमेज को सप्रेस कर देगा, दिखेगा ही नहीं, तो उसको उस आई से दिखना बंद हो जाता है. तो ये भी एक अडाप्टेशन है, ये भी हम वर्ड 4 डॉट टेस्ट से देख सकते हैं. तो कैसे, देखो स्क्रीन होती है, उस पर 4 डॉट होते हैं, है ना, 4 डॉट इसका नाम ही है. एक रेड सर्कल होता है, 2 ग्रीन सर्कल होते हैं और एक वाइट सर्कल होते हैं. ठीक है, और आपका पेशेंट जो होता है उसको 6 मीटर की दूरी पे बैठाना है एंड यू मेक हिम वियर रेड ग्रीन ग्लासेस. ठीक है, रेड ओवर द राइट आई, है ना आपका, और ग्रीन आपका लेफ्ट आई. ये हमेशा ऐसे होता है, आर से रेड, आर से राइट आई, ऐसे ही बनते हैं रेड ग्रीन ग्लासेस. अब क्या करेंगे, देखो आप कंडीशंस देखते हैं कौन कौन सी है. पेशेंट को बैठाने से पहले आप ये चेक कर लोगे कि पेशेंट इज ऑर्थोट्रोपिक यानी स्ट्रेट आईज है कि नहीं, या फिर इसकी डेविएटेड आई है ना, ईजो है या कि एक्सो है. अब पेशेंट आपका क्या बोल रहा है कि मैम मुझे तो 4 डॉट्स दिख रहे हैं. ठीक है, या तो ऐसे दिख रहे हैं जिसमें जैसी पिक्चर है वैसे ही, ठीक है, ये वाला व्हाइट दिख रहा है, या फिर जो व्हाइट वाला डॉट है वो आपका पिंकिश दिख रहा है. इट्स नॉर्मल. ठीक है, आपका ब्रेन ऐसा देखता है. तो अगर आपकी स्ट्रेट आईज है और 4 डॉट ऐसे दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि पेशेंट इज नॉर्मल. बट अगर आपने पेशेंट को देखा कि अरे इसको तो स्क्विंट था फिर भी ये 4 डॉट्स बता रहा है, तो इसका मतलब है ब्रेन का क्या है, एनॉमलस रेटिनल करेस्पॉन्डेंस है. ठीक है ना, एनॉमलस रेटिनल करेस्पॉन्डेंस डेवलप हो चुका है, क्योंकि इसको डेविएशन होने के बावजूद ओनली 4 डॉट्स आर विजिबल. ठीक है, तो डिप्लोपिया नहीं है, कुछ नहीं है, पेशेंट आराम से है. तो एक तो ये आपका सिनेरियो हो गया. दूसरे उसमें क्या हो सकता है कि पेशेंट जो होता है वो बोलेगा कि मैम मुझे ओनली 3 डॉट्स आर विजिबल, जो आपके क्वेश्चन में भी है ना. पेशेंट बैठा है, उसने कहा कि मुझे 3 ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं. तो जो नीचे वाला व्हाइट वाला सर्कल होता है ना, दैट बिकम्स ग्रीन. तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो लेफ्ट आई है जिसपे ग्रीन ग्लासेस लगे हैं वो सिर्फ देख पा रही है आपके वर्ड 4 डॉट टेस्ट के जो सर्कल्स हैं उनको सिर्फ देख पा रही है. और जो आपकी राइट आई जो रेड सर्कल को देख रही होती है, ये टिंटेड ग्लासेस इसलिए लगाए ही जाते हैं ताकि कलर्ड हम देख सकें, है ना. तो रेड वाला जो था राइट आई पे था ना, तो उसको रेड यहाँ पे देखो दिख ही नहीं रहा, गायब हो गया यहाँ से रेड सर्कल. तो इसका मतलब है कि राइट आई की इमेज जो है वो सप्रेस हो गई. ठीक है, तो अगर 3 ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं तो वो किस पर लगे हैं, लेफ्ट आई पे. इसका मतलब है लेफ्ट आई ही फंक्शनल है, तो उसकी कौन सी आई चली गई, राइट आई.
क्योंकि रेड डॉट उसको नहीं दिख रहा। तो दिस इज राइट आई सप्रेशन, यही आपका आंसर है। ओके, इसके बाद मान लो उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, अब पेशेंट बोल रहा है कि मैम मुझे तो सिर्फ 2 रेड डॉट्स विजिबल हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, दोनों साइड के ग्रीन डॉट्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब, और ये बायनोकुलर है ना, दोनों आंखें खोल के करवाना है पेशेंट का, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, मतलब राइट आई की इमेज जो कि रेड है ना, यहाँ पर है, वो बन रही है, बट आपकी लेफ्ट आई की जो इमेज है वो गायब हो गई। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट आई का सप्रेशन, है ना, ग्रीन इमेजेस दिख ही नहीं रही, तो ये हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, देखो, और दूसरा क्या हो सकता है, अगर एनआरसी, देखो यहाँ पे लिखा है ना इस वाले में, अगर ईजोट्रोपिया है, अगर ईजोट्रोपिया है, अभी रीसेंट ऑनसेट है, लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं है, तो पेशेंट को डिप्लोपिया हो रहा होता है, ठीक है। तो डिप्लोपिया मतलब उसको क्या दिखेगा, 5 डॉट्स दिखेंगे, 2 रेड और 3 ग्रीन, इस तरीके से दिख रहे होते हैं, उसको डिप्लोपिया हो रहा है। अब इसके साथ ही इसमें एक क्वेश्चन लिखा है ना कि अनक्रॉस या क्रॉस, तो अगर आपने वही मैं बोल रही हूँ ना, कंसेप्ट्स होंगे तो आप आसानी से बता दोगे कि ईजोट्रोपिया जो होता है, यहाँ पे देखो इस वाले इमेज में, ठीक है, राइट आई ईजो में है, राइट आई में ईजो में देखो आई क्या होती है आपकी, नेजली डेविएट हो जाती है, अंदर की तरफ हो जाती है, तो इमेज जो होती है वो किधर बन रही है, नेजल रेटिना पे गिर रही होती है ना। नेजल रेटिना की जो इमेजेस होती है उसका प्रोजेक्शन कहाँ होता है उसका प्रोजेक्शन कहाँ होता है, टेम्पोरल में होता है, ज्यादा ही पढ़ाते पढ़ाते कोई भाई बच गया। ओके, सो इसका प्रोजेक्शन कहाँ होता है, टेम्पोरल साइड में होता है। तो इसलिए क्या होगा, अगर आई मेरी इस तरीके से डेविएटेड है, ऑब्जेक्ट की इमेज मेरी नेजल रेटिना पे बन रही है, एंड आई एम सीइंग इट टुवर्ड्स टेम्पोरल साइड, तो दिस इज सेम साइड, सो दिस इज व्हाट, अनक्रॉस डिप्लोपिया। तो क्या होता है कि ईजोट्रोपिया में अनक्रॉस डिप्लोपिया होता है, ठीक है ना, अनक्रॉस डिप्लोपिया होता है, याद रखना ये, क्यों, उसके पीछे आपको ये कंसेप्ट बता दिया मैंने। तो अगर पेशेंट ऐसे कह रहा है कि मुझे राइट साइड में रेड डॉट्स दिख रहे हैं और लेफ्ट साइड में ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं और 5 डॉट्स दिख रहे हैं मैम, तो इसका मतलब है कि इसको अनक्रॉस डिप्लोपिया है, एंड दिस इज ईजोट्रोपिया, एंड ये नॉर्मल रेटिनल करेस्पॉन्डेंस है। ओके, अब देखो इसके बाद अगर पेशेंट एक्सो में है, ठीक है, राइट है एक्सो में, दूसरा सीन ले सकते हैं, अब भी इसको 5 डॉट्स दिख रहे हैं, लेकिन अब क्रॉस दिख रहे हैं, रेड वाले इधर दिख रहे हैं और जो आपका ग्रीन वाले हैं वो दूसरी तरफ दिख रहे हैं, देखो रेड वाले यहाँ आ गए और ग्रीन डॉट्स इस तरफ आ गए, तो दिस इज क्रॉस डिप्लोपिया एंड दिस इज सीन इन एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया में क्यों, देखो कंसेप्ट, यहाँ पे ये इमेज है, ये किधर बन रही है आपकी एक्सोट्रोपिया में, टेम्पोरल रेटिना पे बन रही है, टेम्पोरल रेटिना जो होता है वो किधर प्रोजेक्ट करेगा, नेजल साइड में, इसीलिए अपोजिट साइड में इसको इमेज बनती हुई दिखेगी, सो दिस बिकम क्रॉस्ड। तो ये क्रॉस क्या हो गया, एक्सो, एक्स है ना, इसलिए एक्सो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक्सोट्रोपिया है, इसका मतलब है क्रॉस डिप्लोपिया, ठीक है, क्रॉस ऐसे बनता है ना क्रॉस, तो एक्सो भी ऐसे लिखा जाता है, इसलिए एक्सोट्रोपिया, तो इसीलिए क्रॉस डिप्लोपिया इसका एक सिनेरियो हो सकता है इस वर्थ डॉट टेस्ट में, नॉर्मल रेटिनल करेस्पॉन्डेंस है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है ऑफ वर्थ डॉट टेस्ट, आई होप अभी क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, आइडेंटिफाई द टेस्ट बीइंग शोन बिलो, ठीक है, क्या कर रहे हैं इसमें, अब इमेजेस कई सारी होंगी, मैंने ये आपकी कुराना बुक से निकाली हुई है, इसमें क्या कर रहे हैं, एक आई, पहले तो ये स्ट्रेट आई है, स्ट्रेट आईज है आपकी, है ना, इसमें क्या कर रहे हैं कि एक आई को कवर कर दिया और उसके बाद फिर कवर रिमूव कर दिया, एंड यू विल सी द मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट देखोगे कि अंडर कवर जो आई थी उसका मूवमेंट देखोगे। तो इसमें पूछ रहा है कर क्या रहे, बताओ इस टेस्ट का नाम क्या है, ऑब्स्क्योर टेस्ट, प्रिज्म टेस्ट, कवर एंड कवर टेस्ट या मेडॉक्स रॉड टेस्ट, ठीक है ना। तो ये है क्या, कवर टेस्ट, नाम में ही है, देखो कवर टेस्ट, कवर कर दिया एंड देन वी रिमूव द कवर। अब इसमें क्या चेक करते हैं, कवर अनकवर टेस्ट में, पहले ही कवर टेस्ट अनकवर टेस्ट हो गया, कवर एंड कवर में इसमें हम देखते हैं 4 ईयर्स चेक कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं, जो आपने कवर किया इस आई को और आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, आई का अगर मूवमेंट होता है, ठीक है, अगर बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब है जो आई थी वो बाहर घूम गई थी, देखो इस तरीके से, और ये अंदर आ गई, इस तरीके से अंदर आ गई, यहाँ थी ना, यहाँ आ गई, शुरू में तो स्ट्रेट दिख रही है, जैसे ही कवर किया फ्यूजन ब्रेक हो गया, तो आपकी आई एक्सो में चली गई, मैंने कवर हटाया, आई वापस घूम के रीफिक्सेशन मूवमेंट ले रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी आई एक्सोफोरिक है, ठीक है। अगर अंदर से बाहर की तरफ ऐसे मूवमेंट दिखेगा आपको, तो भी आप कह सकते हो कि ये क्या है, ईजोफोरिक है ना। तो आपको अंडर कवर जो होता है उस आई को ऑब्जर्व करना होता है, तो दिस इज कवर एंड देन अनकवर टेस्ट। ओके, अब ये बाकी सारे क्या हैं इन्हें भी समझ लेते हैं। कवर एंड कवर टेस्ट करने से पहले हम करते हैं डायरेक्ट कवर टेस्ट, एंड दिस इज डन फॉर द डेविएटेड आईज। जब हमें मैनिफेस्ट स्क्विंट है, दिख रहा है हमें स्क्विंट है, तो हमें क्या करना है, नॉर्मल आई को कवर कर देना है। तो दिस इज जस्ट टू
कंफर्म कि इसको है क्या, है ना। एक्सो में आई है और जब ये आई फिक्सेशन लेगी, ठीक है, अगर ये वाली आई एक्सो में है और मैंने इसको कवर कर दिया नॉर्मल आई को, तो दिस विल टेक अप द फिक्सेशन, ठीक है, ऐसे सामने आएगी। तो कहाँ से आ रही है, बाहर से अंदर घूम के आ रही है, इसका मतलब है ये थी एक्सोट्रोपिक। उल्टा कर दोगे, यानी कि ऐसे कवर किया, है ना, और ईजो में थी आई, मैंने इस नॉर्मल आई को कवर कर दिया, नॉर्मल आई को कवर कर रहे हैं डायरेक्ट कवर टेस्ट में, एंड दिस आई टेक्स अप द फिक्सेशन, तो ये आपका क्या होगी, आपका ईजोट्रोपिया, अंदर से बाहर की तरफ आपको बस मूवमेंट चेक करना होता है, दैट्स इट, दिस इज द डायरेक्ट कवर टेस्ट। फिर आपका आ गया वो कवर एंड कवर टेस्ट, जो कि 4 इयर्स के लिए टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल्टरनेट कवर टेस्ट, एक बार इसको कवर किया, एक बार इसको कवर किया, एंड वी चेक द मूवमेंट ऑफ फिक्सेशन, ठीक है। फिक्सेशन क्यों करती है ये फिक्सेशन, ये इसीलिए करती है क्योंकि जो आईज होती है, डेविएटेड आईज है या फोरिक आईज है, जो भी ऐसे है ना, तो जब हम फिक्सेशन कराते हैं ना, जब लाइट रेज का फिक्सेशन कराते हैं, तो वो फोविया पे फोकस करने की कोशिश करती है। तो अगर आपकी आई साइट अच्छी है, जो डेविएटेड आईज है, तो क्या करेगी, जब आप कवर कर दोगे इस आंख को, डेविएटेड आईज में अगर विजन अच्छा है, तो वो फिक्सेशन लेने की कोशिश करेगी, एंड आपका फोविया पे फोकस होगा, फिक्सेशन हो जाएगा। इसी पे डिपेंड करते हैं आगे जो आने वाले टेस्ट हैं वो भी, ठीक है ना। अब ये पूरी वीडियोस है मेरी अच्छी खासी स्ट्रैबिस्मस पूरी सीरीज में आप देखोगे, आपको मिल जाएगी। तो अभी इसमें जो एक और इसमें लिखा हुआ है प्रिज्म बार कवर टेस्ट, पीबीसीटी बोलते हैं शॉर्ट में, पीबीसीटी। तो प्रिज्म बार कवर टेस्ट क्या है, देखो यहाँ पिक्चर में लिखा हुआ है, पेशेंट को इस तरीके से बैठाया, एक एकोमोडेशन टारगेट दे देते हैं उसको, ठीक है, और इसके साथ ही देखो प्रिज्म बार होता है। ये इसमें क्या होता है, प्रिज्म होते हैं। प्रिज्म कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं ना, एक बेस होता है, यहाँ पर ये बेस है, और यहाँ पर एक एपेक्स होता है, ठीक है। तो जो भी डेविएटेड आई होती है उस पर रखा जाता है प्रिज्म को, और ये जो बार होता है इसमें इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ के प्रिज्म लगे हुए होते हैं। इसको रखने का तरीका क्या है कि आपको हमेशा एपेक्स जो होता है दैट शुड बी टुवर्ड्स द डेविएशन। तो मतलब अगर ईजो में है मेरी आंख, तो आप इस तरीके से प्रिज्म रखोगे, अगर एक्सो में है मेरी आई, तो आप ऐसे प्रिज्म रखोगे, ठीक है। बेस इन बेस आउट, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको, लेकिन अभी अभी इतना ध्यान रखो, है ना। तो प्रिज्म बार कवर टेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें देखो एक्चुअली प्रिज्म बार जब करते हैं ना, तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि इसमें क्या करना होता है, जैसे एक आई है ना, तो उसको आप कैसे बताऊं, देखो इस पे कई सारे वीडियोस हैं एक्चुअली ना, तो अभी शॉर्ट में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल बता देती हूँ। देखो इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए एक आई डेविएटेड है, अब जैसे एक आई डेविएटेड है, ठीक है, दिस आई इज डेविएटेड। अब इस आई को मुझे क्या करना है कि इसका डेविएशन पता करना है, तभी तो हम ट्रीट करेंगे ना कि कितना डिसेक्शन करना है, कितना डिसेक्शन करना है मसल्स का। तो इसीलिए प्रिज्म बार कवर टेस्ट किया जाता है ना। तो इसमें क्या करना है आपका, ये स्ट्रेट आई है, ठीक है। इससे पहले आप हिश पर कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट करके देख लोगे, है ना। उसमें आपका जो आपकी जो टॉर्च लाइट है उसका पीपल पे रिफ्लेक्स कहाँ, सॉरी, जो आपका रिफ्लेक्स कहाँ बन रहा होता है, आपको चेक करना होता है, कॉर्निया पे रिफ्लेक्स बना होता है, आपको चेक करना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ग्रेडिंग करना होता है। तो 15 डिग्री ऑन द मार्जिन ऑफ पीपल, अगर डेविएशन है, अगर लिम्बस पे आ रही है आपकी टॉर्च लाइट का रिफ्लेक्स, तो 45, इसके बीच में है तो 30। दिस इज HBCT, ये भी पता होना चाहिए, पर क्या पता क्वेश्चन ना जाए आपका, है ना। तो इसके बाद आप एक रफ एस्टिमेट लगा लेते हो कि कितना हमारा प्रिज्म डायोप्टर का डेविएशन आ सकता है ना। तो जितना भी आपका डिग्रीज में आता है ना, जैसे 15 डिग्री आया है, तो इसके डबल प्रिज्म का आपका डायोप्टर का डेविएशन होता है ना, हमेशा ट्वाइस होता है। इसके पीछे लॉजिक है, ऑप्टिक्स है, सब कुछ मैंने वीडियोज में बता रखा है पहले के, आप जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अभी अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए मेरी जो आई है वो डेविएटेड है, ईजो में है, ओके, दिस आई इज डेविएटेड। अब हमें क्या करना है, इसका डेविएशन पता करना है। तो हम क्या करेंगे, चलो स्टार्टिंग करने में हम क्या करते हैं, 20 प्रिज्म डायोप्टर को यहाँ पर रखते हैं, एंड आपकी जो नॉर्मल आई है उसको कवर करेंगे, ठीक है, इसको कवर करेंगे। अब मैंने क्या बोला कि जो डेविएटेड आईज होती है वो हमेशा फोविया पे फिक्सेट करने की कोशिश करेंगी अगर विजन अच्छा है तो अभी क्या होता है कि जब हमने प्रिज्म रख दिया आई के आगे, तो फिर क्या होता है, जो लाइट रेज हो रही होती है ना, उनका डेविएशन हो जाता है टुवर्ड्स द बेस। तो अगर जैसे आई पे रखा तो इसमें रिफ्रैक्शन हुआ प्रिज्म के थ्रू, बट अभी क्या हुआ, जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं दे आर नॉट फॉलिंग ऑन द फोविया, ऑन द डेविएटेड आई। तो क्या होगा, जब फोविया पे नहीं फॉल कर रही है रेज, तो जैसे हम कवर करेंगे ना, तो आई का मूवमेंट होगा फिक्सेशन का, आई का मूवमेंट होगा फिक्सेशन का, ताकि फोविया पे फिक्स हो जाए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रिज्म है दैट इज नॉट इनफ टू मेक द रेज फॉल ऑन द फोविया, है ना। फोविया पे अगर गिरेगी तो मूवमेंट नहीं होगा। अगर ये वाली आई, ठीक है ना, अगर जो डेविएटेड आई ऐसे मूव करेगी, तो अंडर कवर वाली आई भी क्या करेगी, ऐसे मूव करेगी, है ना। ये दोनों साथ में ही तो चलेंगी, ऐसे ऐसे करके, है ना। वो
अटकी थोड़ी रहेगी, है ना, ऐसा थोड़ी होगी। तो ये जो आई है, अगर से कवर कर दिया, और अगर ये प्रिज्म बार कवर टेस्ट हमने किया है और अगर कम स्ट्रेंथ का प्रिज्म लगा है तो आई विल मूव, ओके, आई विल मूव। आप ऐसे कवर करके फिर इस आई को कवर करोगे, प्रिज्म को कवर करोगे, प्रिज्म वाली आई को कवर करोगे, डेविएटेड आई को, तो आपको इस आई का मूवमेंट दिखेगा, है ना, इस आई का मूवमेंट दिखेगा। तो ऐसे ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करके हम चेक कर सकते हैं कि आई का मूवमेंट तो हो रहा है। मूवमेंट हो रहा है मतलब आप प्रिज्म का डायोप्टर बढ़ा दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 30 प्रिज्म डायोप्टर रख दीजिए। करते जाते हैं इस तरीके से, 30 प्रिज्म डायोप्टर रखा, और अब आपने क्या देखा कि जो डेविएटेड जो रिफ्रैक्टेड रेज है दे आर फॉलिंग ऑन द फोविया। तो वो पता कैसे चला, जैसे ही आप इस आई को कवर करेंगे, प्रिज्म रखा हुआ है इस आई पे, तो क्या होगा, इस आई का कोई भी फिक्सेशन मूवमेंट नहीं होगा। तो क्यों होगा, क्योंकि फोविया पे फिक्सेटेड है, उसको तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो डेविएटेड आई विल नॉट मूव। आप फिर ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करके देखेंगे तो दोनों ही आंख में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। इसका मतलब है हमने न्यूट्रलाइज कर दिया डेविएशन को, और यही आपका 30 प्रिज्म डायोप्टर जो होता है, दिस इज योर जो होता है आपका डेविएटेड आईज का जिसको बोलते हैं ना स्ट्रेंथ है, जिसको बोलते हैं कि इतना डेविएशन है, उसी के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं कितना हमारा सर्जरी में रिसेशन या रिसेक्शन होना है। तो और एक पॉइंट और यहाँ पे याद रख लो बच्चों, दिस इज प्राइमरी डेविएशन, ठीक है, प्राइमरी डेविएशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो प्राइमरी जो डेविएशन है, जब आपकी नॉर्मल आई फिक्स कर रही होती है और इस आई पे जितना डेविएशन दिख रहा होता है, दिस इज प्राइमरी डेविएशन। अभी के लिए फिर बस अभी इतना याद कर लो, ठीक है। तो आगे आ रहा है क्योंकि आपका पैरालैक्टिक स्क्वीन पे क्वेश्चन पूछा गया। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, आगे आ रहा है वीडियो में, सब समझा दूंगी, ठीक है। तो दिस इज प्रिज्म बार कवर टेस्ट, है ना। इस तरीके के एनिमेशंस आपको मेरे पुराने वीडियोस में भी मिल जाएंगे, बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ मैं, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट आ गया आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट शोन हियर। अब क्या दिख रहा है भाई, ये देखो रेड कलर का ग्लास है ना, और इसमें कई सारे ऐसे स्ट्राइशंस दिख रहे हैं, ठीक है, स्ट्राइशन दिख रहे हैं, और ये पेन टॉर्च रखी हुई है ना, ये हैंडल के साथ भी आता है और ऐसे ही सिंपल एक लेंस भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होता क्या है आपका, ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली स्ट्रैबिस्मस में ही यूज किया जाता है, एंड ये है मैडॉक्स रॉड, ठीक है ना, मैडॉक्स रॉड कहलाता है। बाकी सारे क्या हैं उनको भी हम वन बाय वन सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको एक स्लाइड दिख रही है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि राइट आइज पे मैडॉक्स रॉड रखी हुई है। देखो ये सर्कल इस तरीके से बना हुआ है ना, और इसमें क्या होता है आपका ये ग्लास जो होता है, इसमें आपके रॉड्स होती हैं। ये रॉड्स एक्चुअली देखो यहाँ पर ये होती क्या है, ये सिलेंडर होती है, ठीक है ना, ये सिलेंडर्स होते हैं। और आपको क्या करना होता है, अगर हॉरिजेंटल पाल्सी है, जैसे आपका ईजो या एक्सो में है, तो आपको हॉरिजेंटल रखना होता है इन रॉड्स को, और अगर वर्टिकल है पाल्सी है तो आपको वर्टिकल रखना होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सिलेंडर से जानते हैं कि सिलेंडर का जो पावर मेरिडियन होता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। सो इफ अगर आपका हॉरिजेंटल है ना, मैडॉक्स रॉड इस तरीके से है, तो आपका पावर मेरिडियन आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब आप पेन टॉर्च लाइट दिखाओगे ना, तो और मैडॉक्स रॉड लगाओगे, तो इससे क्या होगा, जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है दैट विल कन्वर्ट टू द वर्टिकल स्ट्रीक, है ना, 90 डिग्री टू द ओरिएंटेशन। तो अगर ऐसे रखा है तो उसको वर्टिकल स्ट्रीक इस तरीके से दिखाई देगी, है ना, और अगर ऐसे वर्टिकल आपने रॉड्स को रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीक दिखाई देगी। तो यही यहाँ पर है ना। तो देखो इस वाले में डायग्राम में जो पेशेंस का व्यू है उसको रखा हुआ है, ठीक है ना, पेशेंस व्यू। तो आप जैसे बैठे हो आप ही पेशेंस को समझ लो, ठीक है। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आपकी राइट आई पे मैडॉक्स रॉड लगी हुई है और ये आपका व्यू है ना, तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं। तो क्या कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को बैठाया हमने और उसको बोला कि आप एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आपको दिखा रहे हैं और आपको बताना है कि आपको क्या दिखाई देता है। एक रेड लाइट दिख रही होगी और एक नॉर्मल बल्ब दिख रहा होगा। अब इसको मेजर करने के लिए ना वॉल माउंटेड भी आता है, ये टेंजेंट स्केल कहलाती है। इस तरीके से इस पे नंबर्स लिखे रहते हैं, इसके सेंटर में बल्ब लगा होता है और पेशेंट जो होता है उस हिसाब से भी बता सकता है कि कितनी दूरी पे वर्टिकल स्ट्रीक या हॉरिजॉन्टल स्ट्रीक मुझे दिखाई दे रही है ना। तो सिंपल करने के लिए ऐसे डायग्राम बना हुआ है, वो उसी को अभी हम समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर नॉर्मल होगा कोई हॉरिजॉन्टल डेविएशन नहीं होगा, इस तरीके से आपने मैडॉक्स रॉड रखी हुई है, तो क्या होगा, आपका एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल दिख रही है, उसके बीच में आपको बल्ब जलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। अगर पेशेंट को ईजो डेविएशन है तो मतलब राइट है, अगर ईजो में है तो क्या होगा, सेम साइड पे ही रेड लाइट दिखेगी और जो लेफ्ट साइड पे आपको पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट दिखेगा, इस तरीके से। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर ईजो डेविएशन है तो अनक्रॉस डिप्लोपिया होता है, इसलिए रेड लाइट
आपका जो है रेड मतलब मेडॉक्स रॉड जो है वो इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है ना, राइट पे लगा हुआ है, तो राइट साइड में ही इसको वर्टिकल स्ट्रीक दिखाई देगी, ठीक है। और अगर एक्सोडेविएशन होगा तो क्या होगा, पेशेंट क्या बताएगा कि उसको जो वर्टिकल स्ट्रीक है वो किधर दिख रही है, दूसरी तरफ दिख रही है, जैसे ये क्रॉस्ड इस तरीके से दिख रही होती है। तो इसीलिए इसका ये कंसेप्ट है, आप मेडॉक्स रॉड लगा के हॉरिजॉन्टल डिप्लोपियास को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वर्टिकल का भी होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। अगर हाइपर डेविएशन है बता देती हूँ, तो फिर लाइट नीचे दिखेगी, और अगर हाइपर डेविएशन है तो लाइट ऊपर दिखेगी, ठीक है। इस कंसेप्ट में नहीं समझ में आ रहा है, बहुत दिमाग मत लगाना भी, बट लेकिन इसको याद रख लेना, क्योंकि ये पिक्चर इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर मेडॉक्स रॉड पूछा गया है तो, ठीक है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, जो और ऑप्शन थे उसमें सीखते हैं। इसमें एक और लिखा है मेडॉक्स विंग। मेडॉक्स विंग क्या होती है, नियर मतलब जो एक्यूटी है ना, विजुअल एक्यूटी, उसके हिसाब से नियर पॉइंट पे सेट करके हम देख सकते हैं पेशेंट को। इसी तरीके से ये मेडॉक्स विंग होता है ना। और उसी टेस्ट को हम कैसे करेंगे, मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आईपीस ऐसे बने हुए हैं, और यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स ऐसे ना, ब्लैक स्क्वायर की तरह माउंटेड है, उसमें बना क्या है, देखो ये बना हुआ है, उसमें ऐसे ही नंबर स्केल बनी हुई है इस तरीके से, और एक व्हाइट एरो और एक रेड एरो। तो इसमें कैसे सेटिंग की रहती है ना, कि आपकी जो राइट आई है, राइट आई वो व्हाइट एरो और रेड एरो दिखेगी, मतलब सिर्फ इस पार्ट को दिखेगी, है ना। और आपकी जो लेफ्ट आई है वो इन न्यूमेरिकल्स को दिखेगी। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें पेशेंट को पूछना होता है कि आप ये बताइए कि व्हाइट जो एरो है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, और जो वर्टिकल एरो है वो कहाँ पॉइंट कर रहा है। तो इसके हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं मेडॉक्स विंग से कि आपका नियर डिस्टेंस पे आपका कितना डेविएशन हो रहा है। बस यही है मेडॉक्स विंग, अगर कभी पूछा तो बताया जा सकता है। एक ऑप्शन में लिखा हुआ है फोरॉप्टर, ये जो देखो इस तरीके का जैसे टर्मिनेटर या रोबोटिक टाइप का होता है ना, उस टाइप का कुछ इमेज बन रही है। ये एक्चुअली आपका रिफ्रैक्शन के लिए होता है ना, मतलब ये इमेज है, हो सकता है पूछी जा सके। और इसमें आपका रिफाइनमेंट ऑफ सिलेंडर या पावर ये सब हम कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट तरीके की सेटिंग्स होती है ना, उसको कर सकते हैं। तो ये है फोरॉप्टर, जस्ट इन केस आ गया तो। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रही हूँ कि ना स्टीरियोप्सिस टेस्ट क्यों, क्योंकि इसमें जो ये वाला है ना टिटमस फ्लाई टेस्ट, ये आपका INICET में पूछा जा चुका है। तो ये क्या होता है, स्टीरियोप्सिस मतलब डेप्थ परसेप्शन कितना है पेशेंट को, उसके लिए भी टेस्ट होते हैं बच्चों। तो उसमें से एक जो है टिटमस फ्लाई टेस्ट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें क्या है, पोलराइड ग्लासेस बनाते हैं पेशेंट को, पोलराइड ग्लासेस होते हैं, 3D ये होते हैं ना, और ये 3D इमेजेस होती हैं। इसमें क्या होता है, एक तो फ्लाई बनी होती है एक साइड में, और यहाँ पे 9 ऐसे स्क्वायर होते हैं जिसमें सर्कल है, और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो अलग अलग डेप्थ पे होते हैं, है ना। तो क्या होता है, पोलराइड ग्लासेस पहनने से पेशेंट को बोलना होता है कि आपको ये जो फ्लाई दिख रही है उसका विंग पकड़ के दिखाइए। तो उसके हिसाब से हम स्टीरियोप्सिस मेजर कर सकते हैं। 3000 आर्क्स इस तरीके से मेजर की जाती है। डिफरेंट है, इसमें आप कर सकते हो। तो एक तो ये टेस्ट है, तो उसको दिखा के बोला गया कि बताओ किस में यूज करते हैं। तो टिटमस फ्लाई टेस्ट है ये, दिस इज यूज फॉर स्टीरियोप्सिस, है ना। उसके साथ ही और कौन से होते हैं, इसमें एक है ये TNO रैंडम डॉट टेस्ट, इसको भी बोल सकते हैं, TNO टेस्ट होता है। इसमें रेड ग्रीन ग्लासेस वही पहनाया जाता है। और इसके साथ ही क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है ना कि हिडन शेप्स होते हैं, उन शेप्स को आइडेंटिफाई करना होता है। पेशेंट जब ग्लासेस पहनता है तभी दिखते हैं, उस हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही आपका एक फ्रिस्बी टेस्ट है, ठीक है ना। फ्रिस्बी टेस्ट में भी डेप्थ परसेप्शन के थ्रू हिडन शेप्स को आइडेंटिफाई करना होता है। और एक होता है लैंग स्टीरियो टेस्ट। अगर नहीं याद रखे तो ना आपको टिटमस फ्लाई टेस्ट जरूर याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद है आपका यहाँ पर मैंने हेस स्क्रीन बना रखी है, ठीक है। हेस स्क्रीन जो होती है ना, ये भी क्यों आई है, क्योंकि ये वाला भी मेरे ख्याल से पूछा गया है INICET में पहले। इस तरीके का एक ग्राफ ऐसे दिखाया गया है, और उसमें ये ऐसे ब्लैक डॉट्स ऐसे बने हुए हैं। तो ये क्या है ना, हेस स्क्रीन डेविएशन का मेजरमेंट करने के लिए होती है, जो कि मोस्टली पैरालाइज्ड आई जो होती है ना, उनके लिए यूज करते हैं कि कौन सी मसल का ओवर एक्शन है, कौन सी मसल का अंडर एक्शन है। तो ज्यादा इसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, जस्ट अभी इसको याद कर लो कि ऐसा अगर ग्राफ बन के दिख रहा है ना, तो ये है हेस स्क्रीन टेस्ट यूज फॉर पैरालाइज्ड मसल, ठीक है ना, उनका डेविएशन चेक करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 65-year-old मेल विद अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज प्रेजेंट्स टू द OPD with complaints of diplopia and squint, ठीक है। ओके, on examination it is noted that the secondary deviation is greater than the primary deviation। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। Which of the following is the most likely diagnosis? तो
मैंने क्या बताया अभी, प्राइमरी डेविएशन क्या होता है, अभी यहीं पे सिखाना है, वही बता रही हूँ। प्राइमरी डेविएशन क्या होता है, जब आपकी नॉर्मल आई फिक्सेट कर रही होती है। यहाँ पर बोल रहा है सेकेंडरी डेविएशन ज्यादा है तो क्या होगा, अभी सेकेंडरी डेविएशन क्या है उसको सीख लेते हैं, होता क्या है ना। तो अभी देखो इसमें ऑप्शंस है, कॉन्कॉमिटेंट स्क्विंट, पैरालिटिक, रिस्ट्रिक्टिव और सूडो स्क्विंट, इन सबके बारे में एक एक करके सीखते हैं। तो पहला तो ये है कि जो आपका प्राइमरी डेविएशन है वो क्या होता है, मैंने बताया जब नॉर्मल आई फिक्सेट कर रही होती है, और जो आपकी सेकेंडरी डेविएशन होता है वो क्या होता है जब पैरालिटिक आई फिक्सेट कर रही है। देखो यहाँ पे लेफ्ट आई जो है उसका पैरालिसिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हिर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट जो मैंने बताया उसमें क्या हो रहा है, जब नॉर्मल आई फिक्सेट कर रही है तो ये जस्ट 15 डिग्री आ रहा है, पीपल के बॉर्डर पे ना 15 डिग्री ही आ रहा है। लेकिन जब पैरालिटिक आई फिक्सेट कर रही है, देखो यहाँ पे सेंटर में रिफ्लेक्स जब ये फिक्सेट कर रही है तो जो नॉर्मल आई है उसका डेविएशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री आ रहा है ना, 30 डिग्री से ज्यादा ही है, यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्स दिख रहा है। तो ये सेकेंडरी डेविएशन जो होता है दैट इज मोर देन द प्राइमरी डेविएशन, इन विच केस इन पैरालिटिक आईज। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, देखो सेकेंडरी डेविएशन मतलब आपकी पैरालिटिक आई जब फिक्सेट करेगी, है ना, ये वाली आई जो है दिस आई इज पैरालाइज्ड, है ना। अब क्या होता है, आपने पढ़ा है ना हेरिंग्स लॉ क्या होता है, हेरिंग्स लॉ क्या होता है, अगर एक मसल को, योक मसल्स होती है ना जो कि कॉन्जुगेट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर एक तरफ देखेगी तो दूसरी तरफ की मसल्स जो होती है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो अगर ये वाली जो आंख है, अगर सपोज करो मुझे राइट साइड देखना है, तो अगर इसकी लेटरल रेक्टस काम करिए तो इसकी मीडियल रेक्टस काम करेगी और सेम स्टिमुलस जाएगा, सेम इंपल्सेस जाएंगे, तभी हम देख सकते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि जब नॉर्मली ऐसा होता है कि आपकी प्राइमरी डेविएशन तो आपको पता चल गया नॉर्मल है, इसमें आई फिक्सेट करिए तब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से डेविएशन मेजर कर लिया हमने। लेकिन अब क्या हो रहा है, पैरालाइज्ड आई को फिक्सेट करना है, ठीक है, पैरालाइज्ड आई को फिक्सेट करना है। तो इसको थोड़ा भी मूव करने के लिए क्या होगा, पैरालाइज्ड आई को मूव करने के लिए क्या होगा, जो इसकी जैसे ये वाली आई है ना, ये किस में है, ये आपकी ईजो में है, तो इसको ईजो से आपको सेंटर लाने के लिए, ऐसे थी, इसको सेंटर लाने के लिए ब्रेन क्या करेगा, इसमें इंपल्सेस भेजेगा, पर ये तो पैरालाइज्ड है, तो क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा इंपल्सेस भेजने पड़ेंगे तब जाके ये सीधा होगी, है ना, ऐसे स्ट्रेट होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इम्पल्सेस आपकी लेटरल रेक्टस को जा रही है, इस आई लेटरल रेक्टस को जा रही है, उतनी ही इम्पल्सेस आपकी इसकी मीडियल रेक्टस को भी जाएगी। तो क्या करेगा, इसको बहुत जोर से अंदर खींच देगा, है ना। तो क्या होगा, इससे हेरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन से जो सेकेंडरी डेविएशन है इन द नॉर्मल आई, ठीक है, जो आपका पैरालिटिक आई ने जब फिक्सेट किया तो जो सेकेंडरी डेविएशन हमें नॉर्मल आई में दिखा वो ज्यादा होता है जितना मैनिफेस्ट स्क्विंट का डेविएशन था। वो इसीलिए क्योंकि ब्रेन ने इतनी ज़्यादा इम्पल्सेस इसको भेजे हुए हैं कि वो सीधा करने के लिए नॉर्मल आई बहुत अंदर डेविएट हो जाती है। तो जब आप प्रिज्म बार कवर टेस्ट करोगे ना, जब आप प्रिज्म बार कवर टेस्ट करोगे तो आपको क्या होगा, अगर मैं हम लोगों ने उसमें से देखा था ना कि प्राइमरी डेविएशन क्या आया था, उसमें 30 प्रिज्म डायोप्टर आया था, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो समझ लेते हैं कि अगर 30 प्रिज्म डायोप्टर आया हुआ था तो हम सोचते हैं चलो इतना ही आपके नॉर्मल आई में लगाएंगे तो भी आपका उतना ही आएगा प्रिज्म बार कवर टेस्ट से, पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हमें प्रिज्म का डायोप्टर बढ़ाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हम प्रिज्म कहाँ रखेंगे, नॉर्मल आई पे रखेंगे, ठीक है, नॉर्मल आई पे रखेंगे। ये आई तो हमारी अंदर गई हुई है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस आई को फिक्सेट कराना है, स्ट्रेट कराना है, तो हम नॉर्मल आई पे रख देंगे जैसे ही, और इसमें हम क्या करेंगे, बढ़ा के प्रिज्म रखा है, 60 रखा हुआ है, ठीक है, 60 रखा हुआ है। अगर हम 30 रखेंगे, अगर हम 30 रखेंगे तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, 30 अगर प्रिज्म रखा हुआ है नॉर्मल आई के ऊपर तो ये वाली आई जो है ये तब भी रिफिक्सेशन मूवमेंट लेगी, है ना। ये वाली आई जो है ये भी रिफिक्सेशन मूवमेंट लेगी अगर आप अल्टरनेट कवर टेस्ट करोगे तो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि पहला ही आई में अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सेस जा रही हैं और अभी भी ये स्ट्रेट नहीं हो पा रही है, स्ट्रेट करना है इसको, ठीक है, स्ट्रेट नहीं हो पा रही है। अब क्या होगा, हमको और ज़्यादा प्रिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, और ज़्यादा प्रिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा, तब हमारी जो ये आई है सेंटर में आ पाएगी और तब हमारा कोई मूवमेंट नहीं होगा जब हम ऑल्टरनेट कवर टेस्ट करेंगे तो, ठीक है। तो मतलब 30 प्रिज्म डायोप्टर रखा तब मूवमेंट हो रहा था, लेकिन अगर हमने 60 प्रिज्म डायोप्टर रखा तब मूवमेंट नहीं हो रहा था। इसका मतलब है सेकेंडरी डेविएशन इज मोर। तो इसी तरीके से हम नापते भी है ना, इसलिए बता रही हूँ, ज्यादा लग रहा हो कोई बात नहीं, सब भूल जाना, ये याद रखना कि सेकेंडरी डेविएशन जो होता है दैट इज मोर इन केसेस ऑफ पैरालाइज्ड मसल,
ठीक है, इतना ज़रूरी है क्योंकि हैरिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनोवेशन की वजह से बहुत ज़्यादा खींचती है नॉर्मल आई। यहाँ पर देखो एक ये आपका चार्ट है, पार्सन से निकाला हुआ है। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो पैरालाइटिक स्क्विंट, जो इसको बोलते हैं इनकॉमिटेंट स्क्विंट। मतलब इनकॉमिटेंट मतलब कि आपका हर पर्टिकुलर जो भी गेजेस होते हैं, 9 गेजेस होते हैं आपके, है ना, प्राइमरी, एलिवेशन, डिप्रेशन, फिर आपके डायगोनल होते हैं, है ना, और साइड टू साइड भी होते हैं। तो ये 9 गेजेस जो होते हैं, इसमें क्या होता है, आपका अलग अलग डेविएशन होता है। कॉमिटेंट क्या होता है, नॉर्मल कॉमिटेंट क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जिस भी डायरेक्शन में आपका पेशेंट देखेगा उस डायरेक्शन में सेम डेविएशन मिलेगा उस आई में, ठीक है। दिस इज कॉमिटेंट स्क्विंट। तो अभी यही लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्विंट इन द पैरालाइटिक स्क्विंट या फिर रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट, बताती हूँ रिस्ट्रिक्टिव क्या है, सेम ही है ऑलमोस्ट, है ना, वेरीज विद द आई पोजीशन, हर गेज में अलग अलग होगा, इसमें सेम होगा, ठीक है। डिप्लोपिया पैरालाइटिक आई में प्रेजेंट होगा, इसमें यूजली एब्सेंट, क्योंकि कॉमिटेंट वाले जो होते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं, जनरली बोल रहे हैं, नॉट ऑलवेज, उसमें क्या कहता है एआरसी डेवलप हो जाता है, इसलिए ये डेविएट नहीं होते हैं, सॉरी डिप्लोपिया नहीं होता है। ऑक्यूलर मूवमेंट क्या होता है, पैरालाइटिक आई में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, इसका मतलब जैसे कि एलआर पाल्सी देख लो आप, या फिर थर्ड नर्व पैरालिसिस, कोई भी पैरालिसिस हो सकती है, उसमें रिस्ट्रिक्टेड होगा, एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर कॉमिटेंट स्क्विंट होगा तो उसमें सभी गेजेस में फुल मूवमेंट आएगा, ओके, फुल रहेगा। फॉल्स प्रोजेक्शन मतलब फॉल्स प्रोजेक्शन करेगा, दैट इज प्रेजेंट इन द पैरालाइटिक, मतलब कि अगर उसी किसी पॉइंट की तरफ देखना है तो उसको प्रिसाइजली उस तरफ मूव नहीं कर पाएगा, अपने जो मूवमेंट है उसका प्रिसाइज नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर मतलब उसको बोलेगा कि जैसे हमने कहा कि एक डॉट दिखाया उस तरीके से, तो पैरालाइज आई से वो दूसरी तरफ दिखेगा, है ना, उसको पॉइंट नहीं कर पाएगा, है ना। तो दिस इज इन पैरालाइज आई, एक ऐसा पॉइंट है बस, है ना। दूसरा एबनॉर्मल हेड पोस्चर होता है, दैट इज यूजली प्रेजेंट इन द पैरालाइटिक आई। क्यों? क्योंकि उसको डेविएशन को अवॉइड करना है, डिप्लोपिया को अवॉइड करना है, तो पर्टिकुलर एक हेड पोस्चर ले लेगा। लेटरल रेक्टस पाल्सी में हेड पोस्चर, सुपीरियर ऑब्लिक पाल्सी में एक हेड पोस्चर होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, नर्व पैरालिसिस की मेरी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। कॉमिटेंट में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उसको हर डायरेक्शन में सेम डेविएशन है, ठीक है ना। सेकेंडरी डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर देन द प्राइमरी डेविएशन इन केसेस ऑफ पैरालाइटिक और रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट, बट कॉमिटेंट में आपका इक्वल होता है टू द प्राइमरी स्क्विंट, जितना इस आई में है उतना नॉर्मल आई में दिखेगा अगर आप पीबीसीटी करेंगे तो, ठीक है ना। आप जो और पॉइंट लिखे हुए थे उसमें रिस्ट्रिक्टिव जो स्क्विंट लिखा हुआ है ना, उसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर देखो लिखा है, दिस इज ड्यू टू मैकेनिकल रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स ड्यू टू टाइट और फाइब्रोस मसल्स। तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि टाइट हो गई मसल्स या फिर फाइब्रोस हो गई, जैसे कि आपकी मायोसाइटिस हो जाता है, यानी इन्फ्लेमेशन हो गया मसल का, या फिर आपका थायराइड में आपका इंफीरियर रेक्टस अटक गई है, या इस तरीके से आपका फाइब्रोसिस हो गई है ना, और अगर आपका ट्रॉमा हो गया है तो ब्लो आउट फ्रैक्चर में होता है ना, इंफीरियर रेक्टस अटक जाती है। जैसे यहाँ पर देखो, इसको इनलार्ज करते हैं, यहाँ पर देखिए इस वाले में, यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो ये आपकी ये देखो ये मसल है, ये इंफीरियर रेक्टस से ब्लो आउट फ्रैक्चर, मतलब आपका फ्लोर जो है उसका फ्रैक्चर हो गया, ये आ चुका है क्वेश्चन, है ना। इसमें ये टीयर ड्रॉप साइन कहलाता है। तो यहाँ पे इंफीरियर रेक्टस अटक जाएगी तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टिव, मतलब वो ऊपर की तरफ मूव ही नहीं कर पाएगी। दिस इज रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट एक्चुअली, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका सूडो स्क्विंट, जो यहाँ पे लिखा है, मतलब स्क्विंट नहीं है तब भी ऐसा लग रहा है स्क्विंट है। तो यहाँ पे देखो प्रोमिनेंट ये एपिकेंथल फोल्ड्स हैं, बहुत मोटे से हैं, तो ऐसा लग रहा है इजोट्रोपिया है दोनों आईज में, पर ऐसा नहीं है। जब आप पिंच करोगे तो देखोगे कि सूडो स्क्विंट है इसको, है ना, मतलब नॉर्मल थी आई। तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो आपको याद क्या रखना है, सेकेंडरी डेविएशन इज मोर देन प्राइमरी डेविएशन इन पैरालाइटिक स्क्विंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, इजोट्रोपिया इज कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रैक्टिव एरर्स, ठीक है। इजोट्रोपिया, ये इमेज बना दी, इमेज भी बना सकते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया या एस्टिग्मेटिज्म, इनमें से कौन सा हो सकता है। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर आपका इसमें पूछा गया है कि ये इजोट्रोपिया जो होता है वो किन बच्चों में मिल सकता है, सीधी सी बात है। आंसर है हाइपरमेट्रोपिया। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पर ये इमेज है, इसको अगर इनलार्ज करें, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हाइपरमेट्रोपिया है वो उस कंडीशन में क्या होता है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, पीछे बन रही होती है, ठीक है, हमेशा, चाहे फार देखे चाहे नियर देखे, उसके पीछे रेटिना के पीछे ही इमेज बन रही होती है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज द जो आई है दैट ट्राइज टू फिक्सेट द इमेज ऑन द रेटिना,
ठीक है, तो उसको बिहाइंड द रेटिना से ऑन द रेटिना लाना है। तो क्या करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने के लिए, पीछे से यहाँ तक लाने के लिए क्या करेगी, कैसे कर सकती है, लेंस को और ग्लोबुलर कर दे। लेंस को अगर और ग्लोबुलर कर दे, उसका पावर बढ़ा दे, यानी कि एकोमोडेशन एक्टिवेट कर दे, तो क्या होगा, जो रेज हैं वो पहले फोकस होने लग जाएंगी, यानी ऑन द रेटिना हो जाएगी। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया का पेशेंट होता है वो हमेशा एकोमोडेशन में रहता है, ठीक है, हमेशा एकोमोडेशन उसका एक्टिवेट रहता है। ओके तो अब ये पॉइंट हो गया। तो अब क्या होता है कि आपने सीखा है कि एकोमोडेशन जो होता है उसका उसके साथ ही क्या होता है, कन्वर्जेंस भी होता है। क्या होता है, मतलब नियर रिफ्लेक्स होता है। तो नियर रिफ्लेक्स में क्या होता है, नियर रिफ्लेक्स में हम क्या कर रहे होते हैं, कन्वर्ज कर रहे होते हैं आंखों को, और एकोमोडेशन हो रहा है, लेंस और आपका ग्लोबुलर हो जाता है, जिससे इमेजेस होती है रेटिना पे पड़े, और मियोसिस होती है। ये इसका ट्रायड होता है नियर रिफ्लेक्स का, है ना। तो अगर एकोमोडेशन एक्टिवेट होता है ना, तो कन्वर्जेंस भी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, कन्वर्जेंस भी एक्टिवेट हो जाता है। तो पर यूनिट ऑफ एकोमोडेशन एक कन्वर्जेंस जो होता है वो एक्टिवेट होता है। एंड इसीलिए क्या होता है ना कि जब पेशेंट जो होता है हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट होता है, तो उसकी जिस आई में हाई पावर है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिक है, तो आई कन्वर्ज करना स्टार्ट करने लग जाती है। तो अब ब्रेन जो होता है कंफ्यूज करने लगता है कि क्या करे, क्लियर देखे या फिर आई को डेविएट कर दिए। तो क्या करेगा, वो डेविएशन ज़्यादा प्रेफर करता है और एकोमोडेशन एक्टिवेट करके आई को अंदर ईजोट्रोपिया की तरफ ले जाता है। इसीलिए हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स में ईजोट्रोपिया देखने को मिलता है। आप डायरेक्ट करके पेशेंट्स को देखेंगे, इसमें साइक्लोप्लेजिक रिफ्लेक्शन करना होता है, तो आप हाइपरमेट्रोपिया देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड दिस हाइपरमेट्रोपिया एंड ईजोट्रोपिया। इनका लिंक क्या है समझ में आ गया। अब आपको आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चंस तो स्क्विंट के ऑलमोस्ट हो गए हैं 22-24 के, और इसके साथ ही जो कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो है योक मसल्स के बारे में। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो, है ना। तो योक मसल्स देखो सीधे सीधे सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि योक मसल्स क्या होती है। आपको बताएं, हेडिंग्स लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन योक मसल्स का होता है, अभी हम सीख रहे थे। वो क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर देखना होता है तो साथ में काम करती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर डेक्स्ट्रोवर्जन ऐसे देखना है तो क्या हो रहा है, लेटरल रेक्टस ऑफ राइट आई एंड मीडियल रेक्टस ऑफ दिस आई, लेफ्ट आई। तो लेटरल रेक्टस एंड मीडियल रेक्टस साथ साथ में चल रहे होते हैं। ये है योक मसल्स, ये हमेशा याद रखनी है, ठीक है, ये हमेशा याद रखनी है। ओके और इसके साथ ही आपको और जो मसल्स हैं, और जो मसल्स होती है ना, उनको भी याद रखना है। इसके लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ योक मसल्स पे, आप देख सकते हो जाके, है ना। और अगर आपको शॉर्ट में क्विक रिवीजन चाहिए होता है ना, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करिए, उसमें शॉर्ट क्विक रिवीजन में मैं डालती रहूँगी वीडियोस। देखो मेंबरशिप इसीलिए है कि आप थोड़ा तो मेरा चैनल ग्रो करे, एक्चुअली इम्पोर्टेंट तो यही है। और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, आपके नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से भी बहुत कम है, आपकी एक सिंगल जो पिज़्ज़ा स्लाइस आती है उससे भी बहुत कम है। तो बहुत नॉमिनल है पर मंथ, आप एग्जाम तक के लिए करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप उससे कर सकते हैं। और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे योक मसल्स वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इस पे क्वेश्चन आ चुका है डेक्स्ट्रोवर्जन पे। दूसरे जो यहाँ पर लिखे हैं, जैसे डेक्स्ट्रो एलिवेशन में लिखा हुआ है, तो डेक्स्ट्रो एलिवेशन में जब हमारी आई एब्डक्टेड रहती है तो रेक्टस काम कर रही होती है, ठीक है, रेक्टस काम कर रही होती है। तो जब एब्डक्टेड आई में कोई एलिवेशन डिप्रेशन होगा तो रेक्टस करेगी, और एडक्टेड आई में कोई एलिवेशन डिप्रेशन होगा तो ऑब्लिक्स करेंगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो ये मसल्स की एक्सेस होती है ना, वो डिफरेंट होती है आपके विजुअल एक्सेस से, ठीक है, डिफरेंट होती है आपके विजुअल एक्सेस से। जो रेक्टस होती है वो एब्डक्टेड आई में अलाइनमेंट हो जाता है उसका। आई अगर एब्डक्ट कर देते हैं तो विजुअल एक्सेस और रेक्टाइल मसल्स का जो एक्सेस है वो पैरेलल हो जाती है, इसलिए एलिवेशन एंड डिप्रेशन जो होता है वो रेक्टाइल कराती है। बट अगर एडक्ट कर दे तो सुपीरियर ऑब्लिक की जो मसल्स होती है ना, जिनका एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा होता है, तो एडक्टेड करने से एडक्टेड आई में ऑब्लिक्स जो होती हैं उनका विजुअल एक्सेस से अलाइनमेंट हो जाता है, और ये एलिवेशन और डिप्रेशन कराती हैं अपने नाम का उल्टा, ठीक है। ऑब्लिक से ना उल्टा, अपने नाम का उल्टा कराती है। सुपीरियर ऑब्लिक आपका डिप्रेशन कराती है और इंफीरियर ऑब्लिक आपका एलिवेशन कराती है। वही कह रही हूँ, ये कंसेप्ट थोड़ा इलेबोरेटेड वे में समझना हो तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं एंड ज्वाइन माय मेंबरशिप, तो आसानी से क्विकली रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। देखो अब इसके बाद एक क्वेश्चन और था, सुपीरियर ऑब्लिक के एक्शंस पे पूछा गया था। तो उसमें क्या है, सुपीरियर ऑब्लिक जो होती है इंटॉर्शन कराती है और क्या कराती है, डिप्रेशन कराती है। डिप्रेशन कराने का मतलब
क्या हुआ, मैंने बताया ना कि ऑब्लिक है, ऑब्लिक्स जो अपने नाम का उल्टा काम करती है। क्यों? क्योंकि इसका इंसर्शन जो होता है पोस्टीरियर टू द इक्वेटर होता है, ठीक है, इसलिए डिप्रेस कराएगी, सुपीरियर है फिर भी, है ना। और एबडक्शन कराती है, एबडक्शन कराती है सुपीरियर ऑब्लिक। इसकी ओरिएंटेशन है जो फाइबर्स की, उसकी वजह से ही ऐसा होता है। तो अगर निमोनिक है, आपको मसल्स का एक्शन याद रखना है, तो आप एक निमोनिक याद रख सकते हैं, वो है मिसरेड, ठीक है। एक जो लेडी है एंड शी इज वियरिंग रेड ड्रेस, तो आप उसे याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ है आपका एम से मीडियल रेक्टस, आई से आपका इंफीरियर रेक्टस एंड एस से सुपीरियर रेक्टस, आर मतलब रेक्टस। ये कराती है क्या, आपका एडक्शन, एडी, ठीक है। एडी, रेड की स्पेलिंग यहाँ पे डिफरेंट है, तो एडक्शन, तो मिस रेड, है ना। और जो बाकी बची हुई मसल्स हैं जैसे कि ऑब्लिक्स और आपकी लेटरल रेक्टस जो होती है, वो आपका एबडक्शन कराती है। तो ये एक निमोनिक है, टू रिमेंबर द एडक्शन एबडक्शन। तो ये मिसरेड से मुझे याद रहता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इंटॉर्शन एक्सटॉर्शन याद करने के लिए क्या होता है कि जो सुपीरियर्स होते हैं ना, घर के बड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं, घर के अंदर हो, बाहर नहीं जाना। सो दिस इज इंटॉर्शन, ठीक है। और जो इंफीरियर्स होते हैं, घर के जूनियर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, एक्सटॉर्टर, बाहर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीका है याद रखने का। और बाकी एलिवेशन डिप्रेशन तो आपको याद हो गया, सुपीरियर ऑब्लिक्स या इंफीरियर ऑब्लिक आपके नाम का उल्टा काम करती है, बिकॉज दे आर इंसर्टेड बिहाइंड द इक्वेटर। तो एक छोटा सा एक स्लाइड रखी है फॉर योर स्क्विंट, ओके। सो नेक्स्ट इन द सेशन इज न्यूरोलॉजी, न्यूरो ऑप्थाल्मोलॉजी, जो आपको बहुत परेशान करी है, अभी एकदम से ठीक हो जाएगा अगर आप ये वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हैं तो। सो न्यूरोलॉजी में पहला क्वेश्चन है ऑन हॉर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन है, टोसिस इन हॉर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच मसल। तो हॉर्नर्स सिंड्रोम किससे होता है, आपका ऑक्यूलो सिंपैथेटिक पाल्सी, है ना। सिंपैथेटिक पाथवे में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आपका हॉर्नर सिंड्रोम होता है। ये होता क्या है अभी हम आगे सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ही जो एक मसल है दैट इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व एंड दैट इज मुलर्स मसल। तो ऑप्शंस के बिना ही आपको आंसर्स आ सकते हैं इसके, और इसी वजह से आपकी टोसिस होती है। टोसिस बहुत कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 mm माइल्ड टोसिस ही होती है हॉर्नर सिंड्रोम में, और ये मुलर्स मसल की वजह से होती है। ये मसल जो होती है एलपीएस यानी लेवेटर पाथवे सुपेरियोरिस से ही निकल रही होती है, और ये सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है इसकी, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, लेवेटर एपोन्यूरोसिस। ये एक्चुअली लेवेटर पाथवे सुपेरियोरिस का एपोन्यूरोसिस की बात कर रहा है। एंड जो ये एलपीएस मसल होती है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिवेशन ऑफ द लिड, है ना, आपकी लिड को, अपर लिड को ऊपर मूव करती है, एंड दिस इज सप्लाई बाय ऑक्यूलोमोटर नर्व। उसके बाद लिखा हुआ है हॉर्नर्स मसल। हॉर्नर्स मसल्स जो है वो क्या होती है, लाइक्राइमल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ठीक है। लाइक्राइमल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई होती है। ये टीयर जो आपके होते हैं, टीयर्स बन रहे होते हैं, उनके ड्रेनेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इससे लाइक्राइमल पंक्टा ओपन होता है, ठीक है, उसके थ्रू ही पैसेज होता है टीयर्स का। फिर आपकी ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल, ये आपकी हॉर्नर सिंड्रोम में नहीं होती है, और ये आपकी सप्लाई होती है बाई 7th नर्व, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो अभी ये है आपका हॉर्नर सिंड्रोम। इसमें ट्रायड होता है। ट्रायड क्या होता है, टोसिस, मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस, यानी एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, ठीक है। अब यहाँ देखो ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बच्चा है, इसको मियोसिस हो रही है ना, अप्रिशिएट कर सकते हो। ये है माइल्टोसिस, और इसके साथ ही एनहाइड्रोसिस भी हो रही होगी। अब इसके कई सारे कॉजेज होते हैं और कई लेवल्स पे होते हैं, तो उससे पहले आपको ये पिक्चर जो है, ये जो मैंने पाथवे पढ़ाया हुआ है आपके जो सिंपैथेटिक पाथवे के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, और हॉर्नर सिंड्रोम पे भी है, आप सब देख सकते हैं। पीपल के ऊपर पूरे चैप्टर्स हैं जो स्टार्टिंग में जब मैं बनाया करती थी तब, है ना, तब के वीडियोस हैं उसमें, आप देख सकते हैं। तो अभी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सिंपैथेटिक पाथवे वो होता क्या है कि हाइपोथैलेमस से अराइज होता है, हाइपोथैलेमस होता है, और सीलियो यहाँ से नीचे जाएगा इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड पे, और ये कहाँ जा रहा है, सीलियो स्पाइनल सेंटर ऑफ बर्च, जो कि सिचुएटेड होता है CA to T2, है ना, वहाँ के स्पाइनल कॉर्ड में रहता है, CA to T2 में रहता है, वहाँ पर ये पहुँचेगा। ये आपका पहला जो होता है हाइपोथैलेमस से सीलियो स्पाइनल सेंटर ऑफ बर्च में पहुँचता है। उसके बाद वहाँ से जो कनेक्शन है, जो एक्सॉन्स है, वो कहाँ जा रहे होते हैं आपके, यहाँ से निकल के ये जाएंगे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन पे, जो आपके जो एट द एंगल ऑफ जॉ, ठीक है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन होता है, वहाँ तक जाते हैं। और फिर उसके बाद कहाँ निकलता है, ये जाता है ICA, यानी कि अलोंग द ICA आपका जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसके साथ साथ होते हुए ये कहाँ चला जाता है, कैवर्नस साइनस में एंटर करता है। और कैवर्नस साइनस में एंटर करने के बाद किसके पास जाता है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है ना। इसका जो कैवर्नस साइनस से निकलने के बाद ऑप्थेल्मिक डिवीजन में घुस गया ये ट्राइजेमिनल नर्व की, और उसके बाद
जो इसकी ब्रांच है नेजोसिलियरी, और इसके बाद ये कहा जाता है लॉन्ग सिलियरी। तो ये इसकी ब्रांचेस होते हुए लॉन्ग सिलियरी नर्व आपको याद रखनी है। लॉन्ग सिलियरी नर्व जो होती है वो किसको सप्लाई करती है, डायलेटर प्यूपिले को सप्लाई करती है ना। और इसके साथ ही कहाँ सप्लाई कर रही है, फाइबर्स टू द मुलर मसल और स्वेट ग्लैंड्स ऑफ फोरहेड। तो ये जो आपका मुलर मसल्स की और आपकी जो आपका डायलेटर प्यूपिले है, ये आपके सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है। इसलिए जब इसका पैरालिसिस होता है तो पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और मुलर मसल की वजह से टोसिस हो जाती है। और आपका एनहाइड्रोसिस क्यों हो रहा होता है, इसकी यहाँ पर ना सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन के जब यहाँ से निकलता है उसके पहले यहाँ पर ये स्वेट ग्लैंड्स में इसके फाइबर्स जा रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई इंजरी हो रही होती है ना तो आपकी हाफ साइड ऑफ फेस चला जाता है, लेकिन अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक हो रही होती है तो आपका सिर्फ फोरहेड जाता है। पूरा एलैबोरेटेड वीडियो है बच्चों, आप जाके देख सकते हैं। पर अभी हॉर्नर सिंड्रोम आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं मतलब मेरे ख्याल से पूछ सकते हैं। बेसिक आपको याद रखना है कि इसमें ट्रायड क्या है ना, ट्रायड क्या है और ये इसमें टोसिस किस वजह से होती है ये पता चल गया। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हॉर्नर सिंड्रोम पे ही यहाँ पर जो है इसमें कुछ टेस्ट हैं। अगर मान लो पूछ लिया गया कि आप टेस्ट कैसे करोगे तो आप क्या करोगे, इसमें एप्राक्लोनिडिन टेस्ट करोगे। एप्राक्लोनिडिन टेस्ट करते हैं। ये होता क्या है, देखो क्या होता है ना, जैसे कि जब भी पैल्सी होती है ना, जब भी पैल्सी होती है तो आपने क्या देखा है कि रिसेप्टर्स का अप रेगुलेशन हो जाता है ना। ये होता है डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। थोड़ा सा ही कोई ड्रग डालोगे और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो क्या करना होता है, एप्राक्लोनिडिन जो होता है अल्फा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। तो जैसे ही आप क्या करोगे 1% एप्राक्लोनिडिन आप इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगी। यहाँ पर देखो इस पेशेंट को क्या था, इस पेशेंट को यहाँ पर इस आई में हॉर्नर सिंड्रोम दिख रहा है। आपने इसमें एप्राक्लोनिडिन डाला और इसके बाद क्या देखते हैं, प्यूपिल डायलेट हो गया और टोसिस भी रिजॉल्व हो गई है ना। इस आई में कुछ नहीं हुआ, ये आई वैसी की वैसी है। तो ये एप्राक्लोनिडिन टेस्ट होता है टू टेस्ट द हॉर्नर मसल। अब ये इसके बाद प्री गैंग्लियोनिक है या पोस्ट गैंग्लियोनिक है, उसके लिए आपका ये दो टेस्ट होते हैं, फिनाइलेफ्रिन एंड हाइड्रोक्सीएम्फेटामिन 1%। इसमें क्या होता है ये देखो, अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा हाई है ये आपके लेवल के लिए, बट कहीं पूछ लिया गया तो ये दो टेस्ट और होते हैं, फिनाइलेफ्रिन एंड हाइड्रोक्सीएम्फेटामिन। ठीक है, इसमें फिनाइलेफ्रिन जो होता है डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी, यानी ज्यादा सेंसिटाइज हो जाएगा आपका जो डीनर्वेटिव डायलेटर प्यूपल हैं। तो हॉर्नर प्यूपल जो होता है डायलेट कर जाता है सेम इसी तरीके से। ठीक है, सेम ऐसे ही डायलेट कर जाता है। और हाइड्रोक्सीएम्फेटामिन क्या करती है, ये क्या करती है, रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन करवाती है। जो आपका साइनेप्सिस है ना वहां पर नॉरएड्रेनालिन को रिलीज कराएगी। तो अब पोस्ट गैंग्लियोनिक में क्या है, फाइबर्स ही गायब हो चुके हैं, तो इसलिए क्या होगा, प्यूपल हॉर्नर सिंड्रोम का पोस्ट गैंग्लियोनिक में डायलेट नहीं होगा। मैंने क्या कहा, अगर ये याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको हॉर्नर सिंड्रोम का ट्रायड याद रखना है। और अगर कहीं पूछ लिया तो ये याद रखना है कि एप्राक्लोनिडिन टेस्ट करते हैं जिसमें प्यूपिल डायलेट हो जाता है। दिस इज रिवर्सल ऑफ साइंस। ठीक है, ओके। अब उसने पूछा टोसिस होता है तो टोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। टोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ टोसिस कॉज्ड बाय हॉर्नर सिंड्रोम इज, क्या करोगे इसमें, क्या करेंगे, लेवेटर रिसेक्शन करोगे, फ्रंटल स्लिंग करोगे, फास्नेला सर्वेट करोगे या कुछ नहीं करोगे। तो क्या करेंगे, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा टोसिस पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, देखो टोसिस जो होता है वो कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, उसमें सबसे पहला है कंजेनाइटल टोसिस। इसमें क्या होता है, आपका जो माल फॉर्मेशन है, आपकी जो आई है, आईलिड के जो मसल्स है वो बनी नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है, एब्सेंट लिड क्रीज। यहाँ पे देखो, ये देखो एक क्रीज होती है, आई के ऊपर एक क्रीज होती है, एब्सेंट होती है इस आई में, देखो एब्सेंट है ना। एंड पुअर लिवेटल फंक्शन, लिवेटर जो है वो मसल ठीक से बनी नहीं है इसलिए वो एलिवेट नहीं कर पाएगा, तो कंजेनाइटल टोसिस हो सकता है। दूसरा हो सकता है एपोन्यूरोटिक टोसिस, जो कि आप ओल्ड एज में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एलिवेटर पार्पी ब्राइस सुपीरियरिस है वो टार्सल से थोड़ी खिसक जाती है, जैसे डेहिसेंस हो जाता है या डिसइंसर्शन हो जाता है, उसकी वजह से ये होती है, जैसे सेनाइल टोसिस होती है। तो ऐसे आपको दिखेगा है ना आई। और क्या हो सकता है, आपका न्यूरोजेनिक हो सकती है, यानी आपने एक तो अभी क्या देखा, हॉर्नर सिंड्रोम देखा, इसमें माइल्टोसिस हो गई थी, देखो यहाँ पर है, इस आई में दिख रहे हैं माइल्टोसिस ड्यू टू मुलर्स मसल्स की पैरालिसिस है ना। और या फिर आपकी थर्ड नर्व पैल्सी हो सकती है। थर्ड नर्व क्यों, क्योंकि आपकी ऑक्यूलोमोटर सप्लाई करती है एलपीएस को, है ना, तो वो हो सकता है प्रॉब्लम। इसके बाद है आपका एक्वायर्ड मायोजेनिक टोसिस। मायोजेनिक एक्वायर्ड में क्या हो सकता है कि किसी सिस्टमिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है कि मसल की वीकनेस हो रही है, इसीलिए हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस में आपको टोसिस मिलेगी। ठीक है, एंड आपको कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी मिल सकती है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में ये आपका रिवर्सल क्यों हो रहा है, ये आइस पैक टेस्ट करने से हो रहा है, ये मैं बताऊंगी आगे क्या होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है ना।
अब उसके बाद और क्या हो सकता है, मैकेनिकल टोसिस भी हो सकता है, यानी कि देखो बड़ा सा कैलेजियन है और वो पुश कर रहा है ऊपर से, इसलिए आपकी टोसिस हो रही है ना। तो ये आपका टोसिस कहलाता है। और आपका एक और होता है ट्रॉमेटिक टोसिस, जो कि आपके ट्रॉमा हुआ, लेसरेशन हो गया, इसकी वजह से भी टोसिस हो सकता है। तो ये एक जनरल आइडिया है अबाउट द टोसिस। अब क्या है, टोसिस को मेजर करने के लिए ये जस्ट एक बता रही हूँ कि क्या होता है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट इसमें से या क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। वो क्या होता है कि टोसिस को कैसे मेजर करना है। देखो ऐसे दो इस तरीके से स्केल्स को रखना होता है, और हमें कहाँ रखना होता है, पहले तो जब कॉर्निया पे जब लाइट डालोगे ना तो क्या होता है, रिफ्लेक्स बन रहा होता है। देखो यहाँ रिफ्लेक्स बन रहा होता है, तो इस रिफ्लेक्स से लेकर के अपर लिड की मार्जिन की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड MRD, दैट इज मार्जिनल रिफ्लेक्स डिस्टेंस, है ना। इसको चेक करना होता है और दोनों आपको कंपेयर करना होता है। तो ये जो होती है 4 mm की होती है नॉर्मली, है ना, और अगर इसमें ऐसा से कम मिलती है दूसरी आई में तो हमारा टोसिस हो रहा होता है। ठीक, अमाउंट ऑफ टोसिस हम इस तरीके से देख सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हमें LPS का फंक्शन देखना होता है, लेविटर पैल्विस सुपीरियर्स का। पेशेंट को क्या करेंगे, डाउनवर्ड गेज में देखने को बोलेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ ये देखो इस वाले में फ्रंटालिस को ब्लॉक किया, फ्रंटालिस ऐसे ब्लॉक कर दिए। क्यों, क्या होता है ना कि जब टोसिस होती है तो पेशेंट ऐसे आई एलिवेट करने की कोशिश करता है, इस तरीके से आईब्रो उठाता है, ताकि इधर आप जो फ्रंटालिस है वो ओवर एक्शन कर रही होती है। यहाँ पे रिंकल्स मिलेंगे आपको जिस भी आई में टोसिस है, तो फ्रंटालिस ओवर एक्शन होता है टोसिस में, है ना। तो उसको आप अगर ब्लॉक कर दोगे, फिर बोलोगे कि आप डाउनवर्ड गेज से ऊपर देखो, तो आप लेवेटर का आप इस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं डाउनवर्ड से अप गेज में। तो LPS का फंक्शन देखना जरूरी होता है। ठीक है, अगर ये पुअर होता है तो आप डिसीजन लेते हैं कि आपको कौन सी सर्जरी करनी है ना, बताते हैं कैसे। इसके साथ ही आपको क्या देखना होता है, बेल्स फिनोमिनन भी देखना होता है। बेल्स फिनोमिनन क्या होता है, आई को जब क्लोज करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके जब आई को ऐसे क्लोज करते हैं तो आई अपने आप ऊपर की तरफ रोल होती है। ठीक है, तो ये बेल्स फिनोमिनन होता है, नॉर्मली होता है। अगर आप टोसिस की सर्जरी करने जा रहे हैं तो आपको बेल्स चेक करना है। अगर आई ऊपर रोल नहीं कर रही है तो आई को एक्सपोजर केरोटोपैथी होने का खतरा है ना। आप टोसिस करेक्ट कर दिया, अब आई नीचे रह गया, है ना, आंख बंद करते में ऊपर ही नहीं जा रही, तो बेल्स फिनोमिनन चेक करना बहुत जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज मार्कस गन जॉ विंकिंग फिनोमिनन। ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ आपका मार्कस गन जॉ विंकिंग फिनोमिनन। क्या होता है कि इसमें आपका जैसे कोई बेबी है ना, जैसे वीडियो आपके इसमें स्क्रीन पे लगा देती हूँ, उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट खा रहा होता है या ऐसे ऐसे कर रहा होता है तो उसके क्या होता है, आई भी साथ साथ में मूव कर रही है ना, इसकी आई लेड जो है वो भी टोसिस है उस बच्चे को, और वो भी साथ में मूव कर रही है जब वो च्यूइंग कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें एबनॉर्मल कनेक्शंस है ना, जो आपकी टेरिगोइड मसल्स को सप्लाई कर रही है, ट्राइजेमिनल नर्व दैट इज ऑल्सो सप्लाइंग द LPS मसल। तो इसीलिए मार्कस गन जॉ विंकिंग फिनोमिनन इसको बोलते हैं, ये दिख रहा होता है। तो अब क्या होता है ट्रीटमेंट के लिए, देखो अगर आपका जो मुलर मसल की ना उसकी पैरालिसिस होती है तो उसके लिए करते हैं फास्नेला सर्वेट ऑपरेशन। ठीक है, यही करते हैं, ये आपका सर्जरी है, ये आपका लिखा हुआ है, वही मैंने आपको बता दी, यही आंसर है इसका, फास्नेला सर्वेट करोगे इन ऑनर सिंड्रोम। ठीक है, अब इसके बाद अगर LPS का एक्शन अच्छा है, यानी कि आपने LPS जब चेक करी उसका एक्शन बहुत बढ़िया आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, LPS का रिसेक्शन कर देंगे। रिसेक्शन करने से टाइट हो जाएगी मसल और उसको आराम से स्ट्रेथन हो जाती है, तो आराम से वो स्ट्रेंथनिंग से ऊपर नीचे आराम से कर सकती है लेवेटर पाल्पेब्राई। ठीक है, और इसके बाद है आपका, अगर मान लो कि पेशेंट एलिवेट ही नहीं कर पा रहा लेट को, इवन आफ्टर फ्रंटालिस का ब्लॉक करने के बाद आपने चेक किया नहीं आ रहा है, तो हमें फ्रंटालिस स्लिंग ऑपरेशन करना होता है। उसमें ना पर्स जैसे होता है स्लिंग ऐसे लटका दी जाती है, तो फ्रंटालिस तो ऑलरेडी फंक्शन कर रही है, तो फ्रंटालिस से लेकर के आपके LPS को बांध दिया जाता है, और उसी के साथ ही फ्रंटालिस स्लिंग जो होती है ये ऑपरेशन होता है, तो आराम से मूवमेंट होता है टोसिस का। ठीक है, करेक्शन होता है, ये कुछ सर्जरीज है, तो हॉर्नर के लिए आपको याद रखना है फास्नेला सर्वेट ऑपरेशन होता है। दिस इज अबाउट योर टोसिस। नेक्स्ट इन द लाइन इज, देखो अ 45-year-old पेशेंट कम्स विद कंप्लेंट्स ऑफ प्रोग्रेसिव वीकनेस, है ना, एज द डे प्रोग्रेसेस। ठीक है, कॉमन ऑक्यूलर फाइंडिंग इन दिस केस, अब इसने ये बोला कि कॉमनली इसको प्रोग्रेसिव वीकनेस होती है, और इसकी ऑक्यूलर फाइंडिंग क्या होती है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, देखो बताते हैं, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर बताती हूँ। ही इज फाउंड टू हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट द निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, यहीं से आंसर आ गया। ठीक है ना, विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर फाइंडिंग इन दिस केस। तो दोनों ही हो सकते हैं। देखो होता क्या है कि इसने जब ये लिख दिया
है ना। जब इस तरीके से लिख दिया कि निकोटीन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं, तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, हम माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट की तरफ देख रहे हैं। ओके, एंड इसमें ये क्लासिकल सिम्टम्स होता है कि प्रोग्रेसिव वीकनिंग होती है, जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे उसको वीकनेस होती है। और इसके साथ ही कॉमन एसोसिएशन ऑक्यूलर है आपका टोसिस का, तो टोसिस जो होती है वो भी बढ़ जाती है शाम होते होते, है ना। यही इसका आंसर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इसमें ये जो है आपका टोसिस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टोसिस। और इसके साथ ही और क्या होता है, आपका डिप्लोपिया भी हो सकता है, पेशेंट की एक्स्ट्राओकुलर मसल भी बाद में इन्वॉल्व हो जाती है, तो डिप्लोपिया भी हो सकता है। तो अब माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये स्केलेटल मसल्स में जो होता है ना उसमें ज्यादा दिखती है, ठीक है ना, इनवॉलंटरी मसल्स में नहीं दिखेगा। इसमें क्या होता है, फटीग होने लगता है एज अ डे प्रोग्रेसेस, और इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए एंटीबॉडीज बन रही होती हैं। तो आपका ये पेशेंट देखो इस तरीके से दिखता है, बायलैटरल दिखता है, जनरली यूनिलैटरल भी हो सकता है कुछ कुछ केसेस में, ठीक है ना, तो ऐसा दिख रहा होता है। और आपका क्या होता है, इस पेशेंट को देखो, इसमें क्या हो रहा है ना कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे देखो, ये दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे माइस्थीनिया ग्रेविस में जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो खत्म होने लगते हैं, ऑटो इम्यून है ना तो यही डिस्ट्रॉय कर देती है। ये नॉर्मल है, इस तरीके के रिसेप्टर होते हैं और यहाँ पर गायब हो गए। तो ये क्या होता है ना कि आपको टेस्ट करना होता है इसके लिए कि ये एक्चुअली माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से है कि नहीं है। तो क्या करना है, इसमें सबसे कॉमनली जो टेस्ट होता है वो क्या कहते हैं, आइस पैक टेस्ट। आराम से पेशेंट को लाओ, बिठाओ उसको और उसकी आंखों पे आइस पैक रखो फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स रखने के बाद आप क्या करोगे, ये देखोगे कि पेशेंट का इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। इंप्रूवमेंट हो जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम होती है, आइस रखने से थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाती है, रुक जाती है ना, स्टॉप हो जाती है, तो एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है। इसीलिए जो कम रिसेप्टर्स हैं उनमें भी ज्यादा काम होता है, इसलिए टोसिस इंप्रूव हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये एक रीजन है इसका आइस पैक टेस्ट करने का, ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस में पॉजिटिव। ओके, दूसरा एक टेस्ट है एंड्रोफोनियम टेस्ट, टेंसिलॉन टेस्ट। ये क्या होता है, आप आईवी देते हो और इससे क्या होता है, एलपीएस मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, आपका वीकनेस खत्म हो जाती है। तो ये भी पूछा जा सकता है, टेंसिलॉन टेस्ट आपकी मेडिसिन में पढ़ाया जाता है ना, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ओके, सो आप क्या करोगे, अब ये टेस्ट से अगर आपने थोड़ा बहुत देख लिया, आपको सस्पेक्ट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ टेस्ट लगाएंगे इसमें माइस्थीनिया ग्रेविस में, वो होते हैं एंटीबॉडीज चेक करोगे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के लिए, और इसके साथ आप क्या चेक कर सकते हैं, मसल स्पेसिफिक काइनेस प्रोटीन जो होता है उसकी एंटीबॉडीज भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपका मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है तो वो क्या होता है, सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपका माइस्थीनिया ग्रेविस, जो कि टोसिस अगर पेशेंट आते हैं तो आपको माइंड में जरूर रखना है। ओके, चलो अब इसके बाद है नेक्स्ट आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग द कंडीशन शोन इन द इमेज। अब इमेज देख के ही समझ में आ रहा है क्या है, ये थायराइड आई डिजीज है ना, एकदम एंग्री लुकिंग आईज है इसकी, तो ये है थायराइड आई डिजीज। और इसमें पूछा है क्या चीज फॉल्स है ना, तो क्वेश्चन क्या है, पहला है नो स्पेक्स स्कोर इज यूज टू क्लासिफाई। अभी क्या है, एक एक करके सीखते हैं। फिर है द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टू इंप्रूवमेंट इन थायरोटॉक्सिक स्टेट, यानी कि मैनेजमेंट जो होगा आपका थायरोटॉक्सिक स्टेट है उसी हिसाब से इंप्रूवमेंट हो रहा है, उसी के हिसाब से हम उसको मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स टू द इंप्रूवमेंट इन थायरोटॉक्सिक स्टेट, है ना, यही एक्चुअली गलत है, यही ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम थायरोटॉक्सिक स्टेट तो देखते हैं और इसके साथ थायराइड आई डिजीज जो होती है वो हमेशा करस्पॉन्ड नहीं करती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लेवल्स बड़े हों उसके, हमेशा कभी कभी यू थायराइड रहता है ना, उन पेशेंट्स में भी थायराइड आई डिजीज हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ इसमें क्वेश्चन क्या है, सीन इन मोर देन 10% ऑफ द पेशेंट विद हाइपरथायराइडिज्म, मतलब ये डिजीज जो होती है 10% से ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है, तो यस दिस इज करेक्ट, है ना। और इसके साथ ही कैन लीड टू विजुअल लॉस, हाँ बिल्कुल कर सकती है। जो ऑर्बिटोपैथी होती है ना, इसकी थायराइड आई डिजीज होती है, उसमें मसल्स जो होती है ना वो उसका क्या होता है ना कि थिकनिंग हो जाती है, और इसके साथ ही ऑर्बिटल फैट भी थिकन होता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन होता है ऑप्टिक नर्व का। तो इसीलिए अगर छोड़ दोगे इस पेशेंट को ना तो फिर विजुअल लॉस हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व कंप्रेस हो जाएगी। तो अब इसमें देखते हैं कि ये जो नो स्पेक्स स्कोर है वो क्या है। यहाँ पर देखो इस तरीके से दिखाया हुआ है, एन से है, ये पहले यूज करते थे बच्चों, अब यूज नहीं करते हैं। दिस इज फॉर द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। तो एन से है नो साइंस और सिम्टम, ओ से है ओनली साइंस, है ना, मेडिसिन में पढ़ रहे होगे, जैसे कि लिड रिट्रैक्शन, ठीक है। फिर आपका आता है लिड रिट्रैक्शन, मतलब ऐसे
ऊपर की तरफ रिट्रैक्ट हो गई स्ट्रेट प्राइमरी गेज में, दिस इज लिड रिट्रैक्शन। सॉफ्ट टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट जैसे कि कीमोसिस होना, इस तरीके का आपका सॉफ्ट टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होना। पी से प्रोप्टोसिस है ना, आई प्रोप्टोसिस। एक्स्ट्राऑक्युलर मूवमेंट मसल्स का इन्वॉल्वमेंट, जो आपकी इंफीरियर रेक्टस मसल सबसे पहले इन्वॉल्व होती है, उनका मसल का इन्वॉल्वमेंट हो जाना। कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, एक्सपोजर हो जाना, ठीक है, तो आपका एक्सपोजर केराटोपैथी डेवलप होने लगेगी। और साइट लॉस मतलब आपका ऑप्टिक नर्व अगर इन्वॉल्व होने लग गई है तो आप नो स्पेक्स यूज नहीं करते हैं, अब करते हैं यूरोपियन ग्रुप ऑफ ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी, इसको यूज करते हैं। तो ये मतलब आपका काफी सारी चीजों को एक साथ लेके चलता है, जैसे कि प्रोप्टोसिस, लिड रिट्रैक्शन, एक एक को लेके नहीं चलेगा, जैसे नो स्पेक्स में एक एक साइन को लिया ना, इसमें ये काफी सारी चीजों को एक साथ लेके चलेगा, जैसे कि डिप्लोपिया है, लिड रिट्रैक्शन है और आपका प्रोप्टोसिस है, इसको एक साथ देखेगा तो दिस इज इसमें सीवीआईटी हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज मैं अभी बता देती हूँ कि थायराइड डिजीज क्यों होती है। इसमें होता क्या है कि आईजीजी एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं, वो टीएसएच रिसेप्टर के अगेंस्ट में बनने लगती है, ठीक है, ये रिसेप्टर के अगेंस्ट बनती है। और ये कहाँ, जो आपके थायराइड जो सेल्स होते हैं उनके मतलब ग्लैंड में बन रहे होते हैं, और आपका ऑर्बिटल फैट है वहाँ भी अगेंस्ट में उसके बन रही होती है। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड जो होता है हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं टुवर्ड्स द टीएसएच रिसेप्टर, और इसीलिए हार्मोन इंक्रीज हो रहा होता है। और आपका क्या होता है कि थायराइड सेल्स का जो होता है उसका उसके अगेंस्ट बन रही होती है, जैसे मैंने बताया। और जो आपका ऑर्बिटल फाइब्रोब्लास्ट है उसके अगेंस्ट बन रही होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लामेशन भी इंक्रीज होता है। इन्फ्लामेशन इंक्रीज होता है तो ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस आके एक्यूमुलेट करते हैं और वाटर भी इम्बाइब करते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। ये पैथोजेनेसिस है, बता दी मैंने आपको, मेडिसिन में आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। अब इसके बाद एक मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट जो हमने सीखा था ना, ये से ही इसमें भी होता है। देखो यहाँ पर इस वाली आई में देखो, इसमें रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट है। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट आई में देखिए कि एलिवेट नहीं कर पा रहा है, यहीं अटक गया। तो यहाँ पे क्या है, इंफीरियर रेक्टस सबसे पहले इन्वॉल्व होती है, और इसके बाद नीचे वाली जो है इस वाले में, इसमें आपकी राइट आई इन्वॉल्व है, तो वो नीचे नहीं जा पा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके जो मसल्स है वो इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है ना। तो क्या हो गया है कि रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट, यानी कि इंफीरियर जो रेक्टस है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, उसका फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो गया, इसलिए वो पकड़ के रखा है आपको, तो एलिवेट नहीं करने दे रहा है। इसका एक ना निमोनिक होता है IMS लखनऊ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं IMS लखनऊ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंफीरियर रेक्टस इन्वॉल्व होगी, फिर आपकी मीडियल रेक्टस इन्वॉल्व होगी, फिर सुपीरियर रेक्टस, और फिर इसके बाद होगी लैटरल रेक्टस। ये इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, इस सीक्वेंस में होता है थायराइड डिजीज में, ओके। अब कुछ साइंस देख लेते हैं, वो क्या है। इसमें देखो, अगर इस तरीके से लिड रिट्रैक्शन है ना, पीछे चली गई ये आई है ना, स्लेरा ज्यादा दिखने लग गया, ऐसा तो नॉर्मली कवर्ड रहता है ना, हमारी आके 2 mm कवर्ड रहती है लिड से। तो ये है डेलरिम्पल साइन कहलाता है, ये डेलरिम्पल साइन कहलाता है लिड रिट्रैक्शन, ये काफी कॉमन है, हो सकता है पूछ लें। अब इस तरीके से स्टेयरिंग लुक होता है ना, ये होता है कॉकस साइन, है ना, एकदम सामने सीधे सा कि क्या बात हो गई भाई, है ना। तो कॉकस साइन है ये। और क्या होता है, वॉन ग्रीफेस साइन भी होता है, मतलब जब आप नीचे देख रहे हैं ना, इस तरीके से नीचे देख रहे हैं, तो क्या होता है, लिड लैग, मतलब आई जो है ऊपर, लिड जो है वो ऊपर ही रहेगी, ठीक है ना, दिस इज लिड लैग। अच्छा, लिड लैग जो होता है मतलब और भी साइंस है इसके, ये भी दिखते हैं। एक आपको लिड लैग और लैग ऑफ थैलमस में डिफरेंस पता होना चाहिए। दिस इज लिड लैग, मतलब जब नीचे देख रहे हैं तो जो ये वाली आई है ना, उसकी देखो लिड ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं गई, साथ में जो आई लिड है वो नीचे नहीं गई। लैग ऑफ थैलमस मतलब होता है कि जब आपने आंखें बंद की है तो आंख खुली रह गई है ना, जो पाइलोपियर फिशर है वो पूरा क्लोज नहीं हुआ है, ये इस तरीके से इनकम्प्लीट होता है, तो ये होता है लैग ऑफ थैलमस। तो मुझे ध्यान आ गया, मैंने बता दिया, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट question. Okay, so question है, a patient presents with unilateral proptosis and bilateral abducent nerve palsy. ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस है और दोनों तरफ की जो है एब्डोसेंस यानी कि 6 नर्व जा चुकी है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब ये इतने सारे जो लिखे हुए हैं, इसमें से सबसे ज्यादा जैसे ही आपको ये दिखे कि बायलैटरल नर्व पैल्सी को दिख रही है और वो भी 6 नर्व, तो आपको स्ट्रेट अवे क्या सोचना है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है ना। ये जनरली बायलैटरल आपकी 6 नर्व पैरालिसिस होती है। इसके पीछे रीजन क्या है बताती हूँ, देखो ये करके हम समझेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कैवर्नस साइनस, है ना, ये है स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी नर्व्स हैं और ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है अगर कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हुआ है तो।
यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि ये कैवर्नस साइनस है ना, इसमें आपकी जो नर्व्स है ना, देखो पहले तो मैं 6 नर्व दिखा देती हूँ, ये देखो बिल्कुल बीच में है विद आईसीए, ठीक है, ये आपके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसके साथ ही बीच में बिल्कुल आराम से बैठी हुई है दोनों तरफ, ये देखो यहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना। और इसके साथ ही कौन सी जो नर्व्स है वो क्या है, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, और ये आपकी फिफ्थ नर्व का पहला डिवीजन और ये सेकंड डिवीजन, ठीक है। तो ये दोनों ही फिफ्थ नर्व है, उसका फर्स्ट एंड सेकंड डिवीजन है यहाँ पे। अब क्या होता है कि जब भी इसका कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस होता है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस होगा तो सब में कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और आपका क्या होता है, पहले यूनिलैटरल आएगा, उसके बाद बायलैटरल चला जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। तो आप यहाँ देखिए, इस वाले पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पेशेंट है, इसको दोनों ही साइड की प्रोप्टोसिस हुई है, इसके साथ ही आप देख रहे हो कि हीमोसिस है, इस पेशेंट को एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट भी लॉस थे, है ना, और आपका इडीमा, पेरी ऑर्बिटल इडीमा भी था, ये सब कंप्रेशन की तरफ बता रहा है। और इस पेशेंट को पेन भी था, ठीक है, इसको पेन भी था, फीवर भी था, ये सारी फीचर्स भी आपके सीएसटी में आ रहे होते हैं। अब ये जो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है ना, इसमें एक्स्ट्राऑक्यूलर मूवमेंट भी रुक जाते हैं, क्योंकि सब मसल्स के देखो 3, 4, 6 सभी मसल चलेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही आपको प्यूपल भी दिखना होता है, और आपको एब्डुसेंस नर्व की पाल्सी सबसे पहले आपको मतलब दिख सकती है इसमें, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या था ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको हम एक एक करके रूल आउट करेंगे। तो इसमें क्या था, लिखा है यूनिलैटरल प्रोप्टोसिस एंड बायलैटरल एब्डुसेंस नर्व पैल्सी। तो बाकी सारे जो ऑप्शंस है ना, वो जनरली बायलैटरल एब्डुसेंस नर्व की पैल्सी नहीं करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस सीएसटी वाज द आंसर, ठीक है। तो अब आगे और ऑप्शंस को देखते हैं। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस लिखा हुआ है, वो जनरली बच्चों में मिलता है, एडल्ट में भी मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये क्या होता है, इस तरीके का प्रोप्टोसिस है ना, प्रोप्टोसिस पे क्वेश्चन है ये। तो प्रोप्टोसिस होता है यूनिलैटरल, मोस्ट कॉमन बच्चों में मिलता है, इन्फेक्शन होता है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में भी जो आई के मूवमेंट्स हैं वो रुक जाते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया तो प्यूपल भी इन्वॉल्व होने लगता है, ठीक है ना। इसके साथ ही पेशेंट को पेन, फीवर, ये सारी कंप्लेंट्स होती हैं। बाइलैटरल जनरली नहीं जाता है, एक आई में ही रहता है, ओके। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, उसमें ये पिक्चर दी है, और ये एक एडल्ट फॉर्म है, इसमें इस तरीके से आपको इन्फ्लेम्ड ऐसे स्किन दिख रही है, और ये इसका स्कैन दिया हुआ है ना, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का। अब ये जो एक पिक्चर है, हो सकता है ये पिक्चर दिखाई जाए, ये अलग से एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने बताया है वो क्या है, हर्टल्स एक्सोथर्मोमीटर, है ना, वो क्या है आपका इस तरीके का। अगर ऐसी पिक्चर दिखाई जा रही है तो आप ये क्या मेजर कर रहे हो कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोप्टोसिस है। तो प्रोप्टोसिस अगर होता है, दोनों आइज को हम देखेंगे, है ना, तो दोनों आइज में डिफरेंस अगर होता है 2 mm से ज्यादा, तो प्रोप्टोसिस होता है उस आई में। या फिर अगर आप कहो तो 21 mm से ज्यादा अगर आपको प्रोप्टोसिस दिख रही है, तो हर्टल्स एक्सोथर्मोमीटर से, तो आप बोलोगे कि ये प्रोप्टोसिस है ना। अब इसमें करते कैसे हैं, इसमें यहाँ पर ये जो है ना, इसमें लैटरल ऑर्बिटल जो रिम है उससे कॉर्नियल एपेक्स को नापते हैं। अब वो कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर है, पर इसी के थ्रू हम देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज प्रोप्टोसिस, है ना। अच्छा, ये प्रोप्टोसिस होता है, तो एक्सोप्थेल्मोस क्या होता है, एक्सोप्थेल्मोस इज आपका इनलार्जमेंट ऑफ आईबॉल इन थायराइड आई डिजीज, ठीक है। प्रोप्टोसिस दोनों में ही बोलेंगे, लेकिन एक्सोप्थेल्मोस आपका थायराइड में स्पेसिफिकली बोल सकते हैं। अनदर ऑप्शन वाज ऑर्बिटल स्यूडो ट्यूमर, ठीक है। ऑर्बिटल स्यूडो ट्यूमर ये क्या होता है, इसमें भी पेन होता है, रेडिश आई होती है, और एक्चुअली ये है क्या, देखो इसकी जो डेफिनेशन है याद नहीं करना है, सुन लो बस, है ना। ये क्या है, नॉन न्यूप्लास्टिक, कैंसर नहीं है, नॉन इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन भी नहीं है, और स्पेस ऑक्यूपाइंग ऑर्बिटल इनफिल्ट्रेशन, यहाँ पर देखेंगे स्पेस ऑक्यूपाइंग इनफिल्ट्रेशन है ये, विद इन्फ्लामेटरी फीचर्स, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होता है, कंजेस्टिव प्रोप्टोसिस, यानी इस तरीके की पिक्चर आती है ना, ऐसे पिक्चर आती है। ऑप्थेल्मोप्लेजिया यानी मसल्स की पैरालिसिस भी हो जाती है, और पायरेक्सिया काफी इंपॉर्टेंट है, पेन पायरेक्सिया इसमें भी मिलता है, ये भी बायलैटरल जनरली नहीं जाता है, ओके। फिर एक लिखा हुआ है ऑर्बिटल लिम्फोमा। ऑर्बिटल लिम्फोमा जो है दैट इज नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है, इसमें बी सेल टाइप का, और जो आपकी ये किसी भी ऑर्बिट के कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में हो सकता है। तो देखो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, ऐसे स्वेलिंग हो रही है, ऐसे आई में आपको इस तरीके का बल्जिंग मास दिख रहा होता है। जब आप इमेजिंग करोगे ना, तब आराम से आप रूल आउट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑर्बिटल लिम्फोमा, तो ये भी ऑप्शन आपका रूल आउट हो गया। इसलिए सीएसटी, जहां बायलैटरल आया आप सीएसटी सबसे पहले देखोगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज है इसमें, आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस मुझे बताना था। पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस क्या होता है ना, कि देखो इसमें पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस, जब आप प्रोप्टोसिस का पेशेंट आता है तो हो सकता है पूछने कि एक पेशेंट है उसमें पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस हो रही है, और इसके साथ ही इसमें थ्रिल एंड ब्रू
भी मिल रही है। यानी इसमें जब आप टच करेंगे तो आपको थ्रिल मिल रहा है और आप ऑस्कल्टेट करेंगे तो ब्रूथ सुनाई दे रही है। तो ये क्यों हो रहा होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ कैरोटिको कैवर्नस फिशुला। तो कैवर्नस साइनस है ना, उसमें आपने देखा कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बिल्कुल बीच में बैठी हुई है, तो अगर इसके बीच में फिशुला बन गया, ठीक है, अगर फिशुला हो गया तो क्या होगा, सारा का सारा जो आर्टीरियल ब्लड है कैवर्नस में जाएगा और इसके बाद इसमें आपका ये सारे सिम्टम्स आएंगे, प्रोक्टोसिस और इस तरीके की कीमोसिस, बहुत ही सीवियर ये होता है ना। और इसीलिए इसमें क्या होगा, पल्सटाइल प्रोक्टोसिस मिलेगी और थ्रिल और ब्रूट आएगा इसमें, ठीक है। CCF बोलते हैं, CCF में होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, नहीं ये CCF है ना, इसमें मिलता है। और इसके साथ अगर सिर्फ पर्सेटाइल प्रोक्टोसिस लिखा है, थ्रिल नहीं है, ब्रूट नहीं है, तो क्या है आपका इनसेप्लोसील हो सकता है। इस तरीके की पिक्चर आती है, यहाँ पर देखो, यहाँ से हर्निएट कर गया ब्रेन। तो जब आप पेशेंट को बोलोगे कि आप यहाँ पे ऐसे रखेंगे, पालपेट करेंगे और बोलेंगे पेशेंट को कफ करो, तो कफिंग की वजह से क्या होता है, वो पल्स करता है, ठीक है, ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा तो वो कफ करता है। तो ये पल्सेटाइल प्रोक्टोसिस है, ये एक आपका हो सकता है मे बी, अगर फ्यूचर क्वेश्चन हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, प्यूपल पे आ चुके हैं ना, प्यूपल आ गया। अ मेल पेशेंट केम विद द हिस्ट्री ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अराउंड 20 years ago. Now he complains of neurological symptoms and visual disturbances. ठीक है, डायग्नोसिस दिमाग में बनना शुरू हो जाना चाहिए। Which of the following will be seen on exposure of his pupils to light? ठीक है, अब इतने सारे जो ऑप्शन लिखे उससे पहले डायग्नोसिस क्या है, न्यूरोसिफिलिस, ठीक है, न्यूरोसिफिलिस ये आपकी डायग्नोसिस है। तो ये जो है, इसमें किस टाइप का प्यूपल दिखता है, तब आप बता सकते हो इन ऑप्शंस में से क्या आंसर सही है। आंसर इसका है आर्जेल रॉबर्टसन पीपल या आर्जेल रॉबर्टसन पीपल, जो भी आपको बोलना है। इसमें क्या करता है, प्यूपल जो होता है लाइट को रिएक्ट नहीं करता है पर एकोमोडेट करता है। तो इसमें ढूंढो ये ऑप्शन कहां पर है, प्यूपल रिएक्ट लाइट को नहीं करेगा, ओके, इट डज नॉट रिएक्ट टू लाइट, तो ये ऑप्शन है आपका, ठीक है। देखो, प्यूपल्स एकोमोडेट बट डू नॉट रिएक्ट टू लाइट, तो बी ऑप्शन आपका सही है। बाकी सबको देखना नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या है ये, देखो आज अभी इसमें देख लेते हैं। आर्जेल रॉबर्टसन प्यूपल के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनका प्यूपल कैसा होता है, वो स्मॉल दिखता है। लाइट में अगर आप लेके आओगे ना, पेशेंट का प्यूपल जो होता है स्मॉल दिख रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसका एक निमोनिक है, आपको बताया गया होगा, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट, ARP है ना, ARP लिखते हैं हम इसको, ARP, तो एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट। अब ये क्या है भाई, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, नियर रिफ्लेक्स, वही सीधी सी बात है कि पेशेंट के लाइट आप डालोगे, ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा, प्यूपल रिएक्ट नहीं करेंगे। पर आप अगर नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करने को बोलोगे, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, तो प्यूपल जो होगी कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी। क्यों, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है ना आपका, इसमें नियर रिफ्लेक्स में एकोमोडेशन होता है, कन्वर्जेंस होता है, मियोसिस होता है, तो इसमें एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, प्यूपिलरी पाथवे जो होता है ना, प्यूपिलरी पाथवे आपको पता है ना क्या होता है, प्यूपिलरी पाथवे आपका डॉर्सली सिचुएटेड रहता है, ठीक है, डॉर्सली सिचुएटेड रहता है आपका, जैसे कि आपकी ऑप्टिक नर्व से आते हुए फिर वो ट्रैक से होते हुए आपका सबसे पहले प्रीनेक्टल न्यूक्लियस में जा रहा होता है, फिर एडिंगर वेस्फाल न्यूक्लियस में जा रहा होता है, दोनों तरफ है ना, और फिर उसके बाद फिर ये ऑक्यूलोमोटर से ट्रैवल करते हुए आपके पास आता है। तो ये जो पाथवे आगे बताऊंगी आ रहा है ना, तो प्यूपल पाथवे जो होता है आपका डॉर्सली सिचुएटेड रहता है, और नियर रिफ्लेक्स पाथवे रहता है वो थोड़ा सा वेंट्रली सिचुएटेड रहता है। ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों, क्योंकि मीडियल रेक्टस को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, सब कुछ हो रहा है, इसमें भी मियोसिस हो रहा है, लेकिन प्यूपल पाथवे जो कि लाइट से जनरेट हो रहा होता है, दैट इज सिचुएटेड डॉर्सली। तो इसमें क्या होता है, जो डॉर्सल में ब्रेन के लीजन्स होते हैं ना, तो जो न्यूरोसिफिलिस होता है वो उधर इन्वॉल्व करता है और नियर को छोड़ देता है, नियर रिफ्लेक्स को छोड़ देता है। तो ये एक रीजन है इसका, आर्जेल रॉबर्टसन पीपल का, इसमें मिलता है, इसको बोलते हैं लाइट नियर डिसोसिएशन, ठीक है, लाइट से कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, नियर से सॉरी लाइट से आपका डायलेट कर रहा है और नियर रिफ्लेक्स में कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये है आर्जेल रॉबर्टसन पीपल, डायलेट करे या फिर बोल सकते हैं रिएक्ट ना करे, ऐसे बोल सकते हो कि आर्जेल रॉबर्टसन पीपल जो होता है वो लाइट के लिए रिएक्ट नहीं करता है, नॉट डायलेट, आई शुड करेक्ट इट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आर्जेल रॉबर्टसन पीपल डू नॉट रिएक्ट टू द लाइट बट दे constrict when the near reflex is generated, ठीक है, आपका accommodation reflex present होता है, वो इसीलिए क्योंकि ये न्यूरोसिफिलिस की वजह से होता है, जिसमें डॉर्सल रीजन में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही अगर ये पूछा गया है ना, तो हो सकता है दूसरे टाइप का पीपल पूछ लिया जाए, है ना, तो वो क्या है, एरिस्टोनिक पीपल। देखो ये देख लेते हैं, एरिस्टोनिक पीपल, इसमें क्या होता है, आई जो होती है, इस बारे में देखो, लाइट पूरी भरी लाइट है, उसमें क्या होता है, ये देखो लेफ्ट आई का पीपल डायलेटेड है, ये नहीं है, ये डायलेटेड है, तो लाइट में एनाइसोकोरिया हो रहा है, यानी डिफरेंस इन पीपल साइज,
तो ये डायलेटेड है ना। अब जब हम लाइट देखो इसके ऊपर डाल रहे हैं, जिसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई जो डायलेटेड है ना ये कंस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है ना। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कंसेंशुअल रिफ्लेक्स भी बहुत खास नहीं आ रहा होता है। तो क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है, पोस्ट ग्रैनुलरिक पैरासिम्पैथेटिक इसका डिसरप्शन हो गया। तो जो पाथवे होता है ना एडीज टोनिक पीपल जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक है, मतलब आफ्टर सिलियरी गैंग्लियन, वहां पर डैमेज हो गया तो एडीज टोनिक पीपल होता है। टोनिक मतलब टोन्ड एकदम, मतलब बिल्कुल अड़ के खड़ा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, डायलेटेड ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कुछ मैंने कहा ना लीजन होता है तो डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी होती है, रिसेप्टर जो होते हैं बहुत इनलार्ज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा भी कोई चीज अगर वहां पर हम देंगे ना तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन आता है ना, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन आता है। तो यहाँ पर हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, डायल्यूटेड पाइलोकार्पिन से। तो 0.1% अगर आप इस पेशेंट की आईज में डाल दोगे ना तो प्यूपिल क्या करेगी, कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी। जनरली नॉर्मल पीपल इतने पे नहीं करती, 1% पे जाके करती है ना। तो डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी इस टोनिक आई में होती है, तो इसीलिए क्या होता है 0.1% से हम टेस्ट कर सकते हैं एडीज टोनिक प्यूपिल, ठीक है ना। ये हो सकता है पूछा जाए। और ये जो यहाँ पे जो ये ऐसे पैर दिखा रखा है वो एक्चुअली है क्या, ये है आपका डीप टेंडन रिफ्लेक्स का जो ये टेस्टिंग चल रही है यहाँ पे उस वो डिमिनिश हो जाता है। तो अगर एडीज टोनिक पीपल है, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस नहीं आ रहे हैं, तो दिस इज होमीज एडी सिंड्रोम, ऐसे एक सिंड्रोम है, उसको एक नाम है, इसलिए ये पिक्चर यहाँ पे दी गई है। इन सभी के ऊपर बहुत अच्छे से वीडियोस हैं, एग्जामिनेशन ऑफ प्यूपिल एंड आइसोकोरियन लाइट एंड डार्क, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट शुरू हो रहे हैं यहाँ से। तो इस एक्स्ट्रा पॉइंट में थर्ड नर्व पैल्सी की पिक्चर कभी कभी आई है आपके INICT में या फिर आपके और भी एग्जाम्स में। तो देखो इसमें ऑक्यूलोमोटर नर्व पैरालिसिस अगर होती है, कंप्लीट पाल्सी, देखो इसमें क्या है, लेफ्ट राइट आई को देखेंगे, इसमें जो आई है पूरी की पूरी टोसिस हो गई है ना, पूरा टोसिस है। क्यों, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर सप्लाई करती है LPS को, तो पूरी आई जो है झुक गई है। अब यहाँ पे प्राइमरी गेज में देखो ये सेंटर पार्ट है, इसमें आई को एलिवेट करके दिखा, आईज डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट, है ना। क्यों, क्योंकि आपकी जो सभी जो एक्स्ट्राओकुलर मसल है दे आर सप्लाइड बाय थर्ड नर्व एक्सेप्ट फॉर आपकी लैटरल रेक्टस दैट इज सप्लाइड बाय सिक्स्थ नर्व एंड सुपीरियर ऑब्लिक दैट इज सप्लाइड बाय फोर्थ नर्व। तो इसीलिए लैटरल रेक्टस बाहर खींचेगी आउट एंड सुपीरियर ऑब्लिक डाउन, तो इसलिए डाउन एंड आउट आई मिलती है। और अब आप सारे गेजेस में देखिए तो सभी जगह पे डिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स है, चाहे राइट या लेफ्ट गेज जो भी गेज है उसमें आपके सब रिस्ट्रिक्टेड है, आपकी एलिवेशन नहीं हो रहा है, डिप्रेशन नहीं हो रहा है ना। तो दिस इज आपका ऑक्यूलोमोटर नर्व पैल्सी। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जैसे डायबिटीज पेशेंट में ये सिनेरियो मिल सकता है, इसके साथ ही अगर डायबिटीज पेशेंट में पीपल स्पेयरिंग मिलती है, जनरली पीपल स्पेयरिंग मिलती है, क्योंकि ये क्या होती है, माइक्रोवैस्कुलर डिजीज जो होती है वो ऑक्यूलोमोटर फाइबर्स को पहले डैमेज करती है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में ऐसा हो रहा होता है, बट हाँ एक और बात बताती हूँ कि डायबिटीज में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि पीपल स्पेयरिंग है, धीरे धीरे वो पीपल इन्वॉल्वमेंट भी आ सकता है। तो ये मत सोचना कि डायबिटीज में नहीं मिलेगा, पर जनरली नहीं होता है। अगर पीपल इन्वॉल्विंग, अगर मतलब पीपल डायलेट हो गया है, पीपल अगर डायलेट हो गया है और थर्ड नर्व पैल्सी के ऐसे फीचर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई कंप्रेसिव लीजन है। क्यों, क्योंकि पीपल के फाइबर जो रहते हैं ना बच्चों, वो ऑक्यूलोमोटर नर्व में ऊपर की तरफ रहते हैं, सुपरफिशियल की रहते हैं। तो कोई कंप्रेशन होगा तो पहले पीपल को दबाएगा। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन कंप्रेशन है अगर उसको बोल सकते हैं तो वो कहाँ मिलता है, एनोरिज्म बोल सकते हैं, ठीक है, एनोरिज्म बोलते हैं उसको। तो एनोरिज्म है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एट द जंक्शन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो उसका पाथवे है ना वो पढ़ सकते हो। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जहाँ ICS से मिल रही है वहीं पर एनोरिज्म डेवलप हो जाता है, बहुत कॉमन है आपका थर्ड नर्व पैल्सी का एक कॉज, ठीक है। इसके साथ ही इसमें मिलता है हचिंसन पीपल। हचिंसन पीपल एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे मान लो किसी को हेड ट्रॉमा हुआ, ठीक है, हेड ट्रॉमा हुआ तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा बन गया। अब हेमेटोमा होगा तो क्या होगा, ब्रेन को कंप्रेस करेगा, ब्रेन को कंप्रेस करेगा तो टेम्पोरल लोब है वो हर्निएट करेगी, हर्निएट करेगी टेंटोरियल एज पे, वहां से पास हो रही है थर्ड नर्व तो उसको कंप्रेस कर देगी। तो क्या होगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, है ना, थर्ड नर्व पैल्सी दिखने लग जाएगी। तो ये जो प्यूपिल होता है दैट इज कॉल्ड हचिंसन प्यूपिल। जब आपके हेड ट्रॉमा के पेशेंट में थर्ड नर्व पैल्सी दिख रही होती है दैट इज हचिंसन प्यूपिल, ये एक टर्म हो सकता है, ये भी आपको बता दिया मैंने। फिर इसके बाद आप देखोगे लैटरल रेक्टस पाल्सी, ये है सिक्स नर्व पाल्सी जो देखा। यहाँ पे सीवियर देखो एक्चुअली पाल्सी है इसकी राइट आई की, इसमें पूरा ईजो में चलेगा, लैटरल रेक्टस बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। तो क्या करें, इस पेशेंट को अगर आपके लेफ्ट गेज में देखना है तो आराम से देख ही रहा है क्योंकि एकदम जा चुकी है आंख, है ना, अंदर की तरफ। और अगर इसको देखना है लेफ्ट की राइट की तरफ, ठीक है, इस तरफ देखना है, अगर राइट की तरफ देखना है तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है, तो लेटरल रेक्टस की ये
पाल्सी होती है, एब्डुसेंस नर्व की ये पाल्सी, इस तरीके की पिक्चर आपको आ सकती है। तो पहले हॉरिजॉन्टल गेज देखना, उसके बाद बाकी गेजेस देखना। प्राइमरी गेज देखो, फिर हॉरिजॉन्टल गेज देखो, उसके बाद आप बाकी एलिवेशन डिप्रेशन और लास्ट में डायगोनल वाले देखना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो पहले प्राइमरी गेज, हॉरिजॉन्टल, एलिवेशन डिप्रेशन एंड देन योर डायगोनल गेजेस, है ना। अब इसमें क्या होता है, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, फॉल्स लोकलाइजिंग साइन आता है। फॉल्स लोकलाइजिंग साइन लेटरल रेक्टस पाल्सी में क्या बोल सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए ऐसा होता है ना कि कैसे बोलूं, हाँ, अगर मान लो कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, ठीक है, कोई ब्रेन में लीजन है। अब क्या होता है, उसकी वजह से रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया, है ना, प्रेशर बढ़ गया। अब क्या हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा तो ब्रेन स्टेम जो होता है वो डिसेंड कर गया, ठीक है, हर्निएट हुआ, डिसेंड कर गया ब्रेन स्टेम। अब क्या होता है, जो आपका एब्ड्यूसेंस नर्व का पाथवे है वो कहाँ से जाता है, पीट्रस एपेक्स के ऊपर से जाता है। तो हर्निएशन की वजह से एब्ड्यूसेंस नर्व पहले दब जाती है। तो एब्ड्यूसेंस नर्व की पाल्सी मिलती है, लेकिन हो क्या रहा होता है, आपका ब्रेन ट्यूमर या स्पेस ऑक्यूलाइजन, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन होता है कोई, इसकी वजह से आपका एब्सेंट नर्व पाल्सी मिल रही होती है। तो दिस इज फॉल्स लोकलाइजिंग साइन, क्योंकि पीट्रस एपेक्स पे जा रही होती है, ब्रेन हर्निएट हुआ तो दब गई। तो इसीलिए ये आपका फॉल्स लोकलाइजिंग साइन होता है, ये पूछा जा सकता है, लेटरल रेक्टस की पाल्सी में मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आ चुका है, ऐसे इन्होंने कुछ मतलब पिक्चर्स दिखाई और उसके बाद ऐसे ये स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट दिखाया, स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट दिखाया। तो उसमें देखो ये क्या है, यहाँ पर इस पे ये जो इकाई है इस पे लाइट डाली, दोनों ही पीपल जो है कंस्ट्रक्ट कर रही है, ठीक है, दोनों कंस्ट्रक्ट कर रही है। एक्चुअली तो हम देख के यही वाली आंख पाते हैं ना, ये वाली आंख पर ध्यान नहीं देता हमारा। दूसरी तरफ हमने इस आई पे अगर किया, हमने अगर इस आई पे किया तो क्या हो गया, पीपल डायलेट हो गया। वाई, ऐसा क्यों हुआ, है ना, देखते हैं अभी क्या हुआ। इसका डायलेट हो गया और अगेन जब हम दूसरी तरफ लेके गए, दूसरी तरफ वापस नॉर्मल साइड पे लेके गए तो पीपल यहाँ कंस्ट्रिक्ट कर गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली दिस इज रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं RAPD, और ये है मार्कस गन प्यूपिल। इसमें किसका डिफेक्ट है, ऑप्टिक नर्व का डिफेक्ट होता है। यहाँ से ये पाथवे है जो मैं आपको बता रही थी। देखो टॉर्च लाइट जो होती है ना, टॉर्च लाइट यहाँ से शाइन करी तो ये आपके जो टेम्पोरल फाइबर है वो सीधे सीधे चले जाते हैं आपके प्रीटेक्टर न्यूक्लियस पे, है ना, ये प्रीटेक्टर न्यूक्लियस पे चले जाते हैं और नेजल फाइबर जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं और फिर जाते हैं अपोजिट तरफ के प्रीटेक्टर न्यूक्लियस पे। ये जो है ये है सिचुएटेड कहाँ पे, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे सिचुएटेड है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब इस लाइट को यहाँ पे अगर शाइन किया हुआ है तो दोनों तरफ के आपके प्रीटेक्टर न्यूक्लियस को स्टिमुलेशन भी गया है और इसके साथ ही क्या हुआ है, प्रीटेक्टर न्यूक्लियस में क्या है, इंटरनशियल न्यूरॉन्स होते हैं, इंटरनशियल न्यूरॉन्स होते हैं, वो दोनों तरफ के एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे। और इसीलिए आपका कंसेंशुअल रिफ्लेक्स आता है। तो कंसेंशुअल रिफ्लेक्स मतलब आपने एक आई को अगर टॉर्च लाइट शाइन की है तो दूसरी आई भी कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। तो ऑप्टिक नर्व से ये होते हुए यहाँ तक पहुंचता है और फिर एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस से ये थर्ड नर्व में घुस गया, थर्ड नर्व में गया, फिर आता है सीलियरी गैंग्लियन में और सीलियरी गैंग्लियन से शॉर्ट सीलियरी नर्व से होते हुए ये स्फिंक्टर प्यूपिले को ये क्या बोलते हैं, सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कंस्ट्रिक्शन दिखता है ना। तो अभी यहाँ पर जब रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलर डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, ऑप्टिक नर्व का डैमेज होगा, तो ना ही डायरेक्ट रिफ्लेक्स आएगा, ना ही डायरेक्ट रिफ्लेक्स आएगा, क्योंकि पीपल जब लाइट डाली तो डायलेट हो गया ना, तो इसलिए कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगी और दूसरी तरफ भी आपकी पीपल डायलेट ही रहेगी। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे क्या नॉर्मल तरफ से, तो ये भी आपकी कंस्ट्रिक्टर कंसेंशुअल भी प्रेजेंट हो गया और ये देखो यहाँ पर लाइट डाली तो यहाँ पे ये पूरा डायलेट हो गया और ये देखो ये भी डायलेट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक नर्व गए ही नहीं, उसने पास ही नहीं किया ना, दोनों तरफ ही जाता है तो गया ही नहीं, दोनों ही डायलेट हो गया। ये वाली हमें दिखाई नहीं देती ना, हम लोग देखते नहीं, हम लोग वी आर लुकिंग एट दिस ओनली, जो आपकी डिफेक्टिव है उसके तरफ फोकस कर रहे होते, लाइट डालते हो और फिर वापस अगर हमने नॉर्मल पे गए तो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। तो RAPD का मतलब होता है कि जब हमने टॉर्च लाइट शाइन करी, स्विंगिंग फ्लैश लाइट टेस्ट किया तो प्यूपिल पे लाइट शाइन करने पे प्यूपिल डायलेट हो गई। दिस इज रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलर डिफेक्ट एंड ऑल्सो नोन एज मार्कस गन प्यूपिल। ये पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ प्यूपिल में। ओके अब लास्ट ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है, ये मैं बताती हूँ ये क्या है। ये देखो इस तरीके की पिक्चर आई थी और फिर बोला गया व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटी। तो इसमें देखो ये क्या डिफेक्ट है, ये देखो अपर लिड का ऐसे ब्रेक हो गया, तो ये है क्या, अपर लिड का कोलोबोमा है, ठीक है ना, अपर लिड का कोलोबोमा है। ये जो लिड का एक्टोडर्म है ये फ्यूज नहीं होता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम होती है, कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं। इसमें पूछा है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है,
इसका है एक्सपोजर केराटोपैथी द आंसर, है ना। बाकी सारे इतने ज्यादा कॉमन नहीं है, क्यों ही होगा ना, रिसेप्टिव मूवमेंट्स, डिप्लोपिया, एम्ब्लायोपिया, कोई और एसोसिएटेड फीचर होगा तो ही होगा। आपका एक्सपोजर केराटोपैथी मतलब ये अब खुला ही हुआ है, तो आईज जो होती है ना उसको कॉर्निया के ऊपर कुछ है ही नहीं लेयर उसके कवर करने के लिए, तो ये फिल्म एवोपरेट होती रहेगी तो एक्सपोजर केराटोपैथी डेवलप हो जाती है ना। तो अब देखो इसमें अपर लिड का कोलोबोमा बताया है ना। अपर लिड का कोलोबोमा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो ये यहाँ पर इस तरीके से होता है। ऐसे डिफेक्ट्स मिलते हैं, मीडियल तरफ दिखेंगे, है ना, अंदर की तरफ आपको ऐसे डिफेक्ट मिल रहे होते हैं। और आपको जो होता है इसके साथ ही एक देखो ये वाला भी होता है ना, ये इस तरीके का होता है, ये देखो ये। तो ये यहाँ पर कोलोबोमा है, यहाँ पर इस तरीके से कोलोबोमा है, दिस इज ट्रीचर कोलिन सिंड्रोम। तो ये काफ़ी सारे सिंड्रोम से एसोसिएटेड भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा नहीं करना है, पर एक जो है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसमें एक आता है आपका मे बी चार्ज सिंड्रोम, एक आता है ना, वो मैं बताती हूँ। चार्ज सिंड्रोम होता है CHARGE, चार्ज सिंड्रोम इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पर होगा, हाँ ये रहा, देखो इस वाले में दिखा हुआ है मैंने। चार्ज सिंड्रोम होता है जिसमें कोलोबोमास के साथ और भी डिफेक्ट्स मिलते हैं, ये आपको याद रहे तो ठीक है, आपके मेडिसिन में होगा तो याद कर लेना, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब देखो इसके बाद ये होता क्यों है यहाँ पर, ये बाकी मैं बता रही हूँ कोलोबोमास क्या है। उसके पहले देखो कोलोबोमास जो होते हैं ना, अगर आपका लिड कोलोबोमा है तो आपका लेंस कोलोबोमा, आइरिस कोलोबोमा, ये सब भी होंगे। वो क्या होता है, देखो ये जो ऑप्टिक फिशर है ना, ये ऑप्टिक फिशर है, ये क्लोज अगर 7th वीक पे नहीं होता है तो आपके डिफेक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके आइरिस में डिफेक्ट आएगा, आपके लेंस में डिफेक्ट आएगा, तो एम्ब्रियोलॉजी की में प्रॉब्लम होती है तब ऐसा होता है। तो देखो इसके साथ ही आइरिस कोलोबोमा है, ये देखो इन्फीरियर नेजल इस तरीके से होता है, ऐसे ये की होल डिफेक्ट बना हुआ है। लेंस कोलोबोमा, यहाँ पे लेंस गायब हो गया है। और इसके साथ ही फंडल कोलोबोमा, ये देखो फंडस में भी ये डिफेक्ट है, पूरा रेटिना आपका ठीक से बना नहीं होता है, देखो गैप है। तो दीज आर ऑल्सो योर कोलोबोमास, जो कि आपको कंजेनिटल डिफेक्ट्स में मिल सकते हैं। तो ये पूछा गया तो मैंने इसके साथ ही ये इमेजेस लगा दी है। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज क्या है, एन एक्स्ट्रा रो ऑफ सीलिया पोस्टीरियर टू द ग्रे लाइन इज नोन एज डिस्टिकियासिस, स्टाइलोसिस, मैड्रोसिस या ट्राइकियासिस। तो ये पिक्चर नहीं थी, फिर भी मैंने बताई। इसका क्या है, देखो एक्स्ट्रा रो जो होती है ना वो दिख रही होती है, एक्स्ट्रा रो जो दिख रही होती है आपकी पोस्टीरियर टू द ग्रे लाइन, है ना, तो ये क्या होता है, डिस्टिकियासिस होता है ना। एक्स्ट्रा रो दिख रही थी, ये डिस्टिकियासिस होता है। आपकी जो टालोसिस होती है वो क्या होता है, आपका जो लिड मार्जिन है वो मोटी हो जाए, ठीक है, थिकनिंग हो जाती है, उसको टालोसिस बोलते हैं। और बाकी जो फीचर्स दिए हुए वो देखो क्या है, ट्राइकियासिस होती है मतलब मिस डायरेक्टेड, है ना, मिस डायरेक्टेड। ये देखो ये इधर चली गई, नॉर्मली सिचुएशन है लेकिन मतलब कोई एक्स्ट्रा रो नहीं है, सेम जगह पर है पर घुस गई अंदर की तरफ, ठीक है, ट्राइकियासिस। इसमें ये देखो यहाँ पर ये अगर इसको इलाज किया तो ये देखो मिसडायरेक्ट अंदर की तरफ जा रही है, तो कॉर्निया को रख करती है। ये एंट्रोपियन नहीं होता है। एंट्रोपियन क्या होता है, जब आपका एंट्रोपियन होता है उसमें लिड की मार्जिन जो होती है वो इनवर्ड रोल हो जाती है, दैट इज एंट्रोपियन। ये उसमें भी आपकी रबिंग होती है। और ये है ट्राइकियासिस जिसमें नॉर्मल से लिड मार्जिन नॉर्मल है और आपकी ये एक मिसडायरेक्टेड लैशेस जो अंदर इरिटेट करिए। इसके साथ ये है मैड्रोसिस, लॉस ऑफ आईलैशेस है, देखो यहाँ पे ये पूरा लॉस ऑफ आईलैशेस है, ये दिख सकता है। और होता है पोलियोसिस जिसमें वाइटनिंग ऑफ आपकी जो लैशेस है वो हो सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे एसोसिएटेड फीचर्स भी होते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मैंने कहा ना नीट पीजी में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पर नहीं आए हैं। मेरे ख्याल से आज काफ़ी कंसेप्ट बन गए होंगे। तो अब अगर आपको कोई और क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो मिस हो गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, आप जाके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। और थैंक यू इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि काफ़ी कुछ ऑप्थेल्मोलॉजी अभी ईजी लग गई है। अगर और कुछ आपको चाहिए, अगर और कुछ आपको पूछना है मुझसे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने या डाउट आ रहे हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। आप करेंगे आपको अच्छा लगेगा, मतलब कुछ वीडियोस में उसमें अपलोड करूँगी तो सिंपल आपको याद रह जाएंगे। ये जो वीडियोस हैं इनको मैं इंग्लिश में भी पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मे बी जल्दी ही अपलोड कर सकूँ मैं। और आज के वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन अगर डाउट है तो ज़रूर मुझे बताएं। और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी मेरे लिए जानना ज़रूरी है, अच्छा लगता है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।